नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता। रचना धर्मिता में आज हमारे साथ थोड़ी देर में उपस्थित होंगी हिंदी की वरिष्ठ और प्रतिष्ठित साहित्यकार और कथाकार श्रीमती चंद्रकांता। मैं सबसे पहले आज के विशेष अतिथि को यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद उनसे बातचीत करके हम उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में और उनकी जो विशेष रूप से यहाँ पर कश्मीर से बाहर जो उनकी विशेष साहित्यिक यात्रा रही है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज के जो विशेष अतिथि हैं श्रीमती चंद्रकांता, हम उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार महाराज। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी को, वरिष्ठ को मेरा प्रणाम और जो हमारे युवा वर्ग है उनको मेरा आशीर्वाद। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। हालांकि मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रहा था आपको आज के इस मंच पर लाऊं, लेकिन बीच में ऐसी आपको पता होगा कि पिछले 1-2 वर्षों में जो कोरोना की स्थिति रही, कभी कभी कार्यक्रम बंद करना पड़ा, कभी हमारे मित्र भी कोरोना ग्रस्त हो गए, कोविड से ग्रस्त हो गए, परेशानियां बहुत हुई और फिर अंततः हमने यही निर्णय ले लिया कि हमें कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए। हमारे कई मित्रों ने कहा कि कार्यक्रम आप बंद मत करिए, कार्यक्रम चलाते रहिए और जो हमारे साहित्यकार मित्र हैं और जो अन्य विधाओं के मित्र हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आज आपको मैं यहाँ पर फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ। आप, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप आज मेरे मंच पर आए और आपने मेरा ये जो अनुरोध है ये स्वीकार किया है। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँ, अब देखिए इतनी देर में बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक मिश्री जी, पूनम शर्मा जी, सदानंद मिश्र जी, डॉक्टर रमेश निराज जी, प्रतिभा जैन जी, करुणा शंकर दुबे जी, शशि लोहाटी जी, ये सब साहित्यिक मित्र हैं हमारे जो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वे हमारे साथ आज जुड़ गए। चंद्रकांता जी, मैं अपने मित्रों को, हालांकि आपके नाम से कौन परिचित नहीं है, अमेरिका से अनद्दा पाटनी जी भी जुड़ गई हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है उनका इस पटल पर। मैं अपने मित्रों को आपका जब मैंने परिचय देखा, बहुत विस्तृत है। अब मंच पर मैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रकांता जी, देखिए आपसे बहुत सारे मित्रों का इतना स्नेह है, प्रेम है कि सब आपके साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़ गए। मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा, चंद्रकांता जी के अभी तक 14 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 1975 में उनका पहला जो कहानी संग्रह है सलाखों के पीछे, वो प्रकाशित हुआ था। कथा संकलन आपके 9 हैं, उपन्यास 7 हैं और 2001 में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपन्यास कथा सती सर प्रकाशित हुआ था। कविता संग्रह यही कहीं आसपास ये आपका प्रकाशित हुआ है और आपको 2005 में विशेष रूप से कथा सती सर पर व्यास सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। लंबा चौड़ा है आपका, बहुत, मेरे पास तो बहुत लिखा है। आपने रेडियो प्रसारणों में अपना विशेष योगदान दिया है। कथा सती सर और यहाँ वितस्ता बहती है और ऐलान गली जिंदा है, इस पर आपके धारावाहिक भी प्रसारित हो चुके हैं और विशेषकर दूरदर्शन पर पोषनूल की वापसी और नवशीन मुबारक, इस पर भी आपके सीरियल, आपके धारावाहिक प्रसारित हो चुके हैं। मैं फिर पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं और जो मित्र लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी मैं इस मंच पर, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर स्वागत करता हूं, उनका यहाँ पर सादर आमंत्रण करता हूं। तो चंद्रकांता जी, सबसे पहले मेरी जिज्ञासा यही है, आपके जीवन का सफर कहाँ से शुरू हुआ है और कश्मीर में जब तक आप रही तो कैसा समय बीता है आपका? सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बोलिए आप। आप तो जानते हैं कि श्रीनगर कश्मीर से हूँ
और वहाँ पर मेरे पिताजी प्रोफेसर आर.सी. पंडित रामचंद्र पंडित विद्वान थे, अंग्रेजी और फारसी के बड़े विद्वान थे, पर ज़्यादातर अंग्रेजी के प्रोफेसर माने जाते थे वो। तो घर में शिक्षा का प्रसार तो था ही, बेटियों की शिक्षा के लिए वो बहुत ही उत्सुक थे और बहुत किया है काम उन्होंने। तो जीवन तो ठीक ही बीता, वितस्ता किनारे हमारा घर था, 5 मंजिला मकान। और एक बात है कि हमें जो माहौल मिला बचपन में, मुझे लगता है बहुत अच्छा था। हालांकि जीवन सुख दुख का तो रेला मेला है ही, पर ज्यादातर बचपन में मुझे लगता है ठीक ही था। और घर अच्छा था, नदी किनारे, एक तरफ मंदिर था, एक तरफ वितस्ता बहती थी, बाजार बाजार था, शोर शराबा था, 5 मंजिल मकान। हम ऊपर टॉवर पर जाते थे तो चारों तरफ नजर घुमाते, एक तरफ आपको हारी पर्वत दिखाई देता था, दूसरी तरफ शंकराचार्य पर्वत, और एक तरफ मंदिर। जो जाते थे हम सुबह, वहाँ पर एक नंदलाल जी पुरोहित थे, बड़े सुंदर स्वरों से वो गाते थे अपना कल्प वृक्ष भक्ति रक्षे नमोस्तुते गजानन। तो वो गणेश मंदिर था। और सामने तो वितस्ता थी, मनमल्ला थे, भांजी थे, उनका भी अपना शोर शराबा रहता था। आप जानते हैं कश्मीर में दोनों तरफ नदी किनारे घर रहते हैं, तो दूसरे तरफ जैसे वो मल्लाहों की बस्ती मान लीजिए, तो वो भी थक चुक कर शाम को अपने गाते थे, कोई रोक करते थे, कोई गाने गाते थे। तो माहौल मिला जुला था, ऐसा भेदभाव नहीं था। मंदिर भी था, हम लोग मंदिर के आगे तो करते ही थे, माथ झुकाते थे, मस्जिद के आगे भी झुकाते थे। तो ये कोई मनो में उस वक्त, मेरे बचपन में तो बिल्कुल नहीं था भेदभाव। बाकी धर्मों की तो अपनी हदें होती हैं सब जगह, वो तो थी। पर उसके बाद मुझे लगा उसके बावजूद एक आपसदारी थी, जो आप जानते समय के साथ उसमें काफी विखंडन हुआ, पर उस वक्त था। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से एक हमारे एक सेवक थे, मुसलमान सेवक, उसका नाम था महजू। वो कई जगह आया है मेरी कहानी में, पोस्टनूल की वापसी का नायक है वो महजू। उसने हमें पाला है। बल्कि मैं तो बचपन में, जैसे मैंने कहा, कुछ हदें होती थी तब, अब तो खैर मिट गई हैं वो हदें, तो थोड़ा सा मानते थे। तो मैं जाती थी भागकर घर से, उसकी चाय पीने जाती थी। वो अपनी शीर चाय बनाता था, कश्मीरी चाय होती, वो नमकीन चाय, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। घर में बच्चों को दूध पिलाते थे, हमें पसंद नहीं था। तो मगर एक बात मुझे यहाँ लगी, हाँ जय, हालांकि मैं बात करती हूँ, सनातन धर्मी तो थे हम, पर मुझे पिताजी ने कभी नहीं मना किया, तुम क्यों जाती हो, कभी नहीं। हालांकि औरतें कुछ कहती थी, क्या जरूरत है, ये लड़के सिरे से बेकाबू है, जाती है, सुनती नहीं। तो बचपन में मुझे भी, बच्चों को तो वैसा भी नहीं होता ये भान। तो मुझे ये लगा कि उसने मुझे पाला है, वो मुझे हमेशा याद आता है। एक बात बताऊंगी आपको, एक खैर ये तो बाद की बात है, बहुत बाद में जब ये सब कश्मीर में काफी चेंजेस हुए, आप जानते हैं आतंकवाद के कारण विस्थापन हुआ, काफी दिनों बाद में एक बार वहां गई। अब तो कश्मीर में हमारा कुछ है नहीं, वो सब आप जानते हैं, उसमें मैं जाऊंगी नहीं विस्तार में। तो मैं गई, मैंने सोचा मैं जाती हूँ, मेरे ननिहाल बांडीपुरा में रहते थे, अब तो वो भी अलग अलग जगहों में छितर गए। मैंने कहा, मैंने अपने अपने चाचा जी वहां थे, मैंने उनसे कहा मैं चाहती हूँ मैं महजू से मिलूं। तो बोले महजू को बहुत बूढ़ा हो गया। मैंने कहा खैर बड़े तो हम भी हो गए, मैं चाहती हूँ एक बार मिलूं, बहुत प्यार था उसका। तो वो बोली अच्छा चलो चलते हैं, वैसे मतलब नहीं है। वो बोली वो समय नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, समय नहीं रहा तो वो तो है ना, वो तो देखूंगी, उसे याद हूं मैं कि नहीं। आप विश्वास कीजिए, मैं वहां गई, पहले तो हमारी मामी थी, वो भी ये काफी पहले की बात है। तो मैंने उनसे कहा मैं तो जाऊंगी। बोले चलो मिलवाती हूँ। उसने कुछ बात की, मैं उसको भेजा, उस दिन नहीं आया वो। मुझे बड़ा खराब लगा, मैंने कहा देखो मैं इतनी दूर से आई, मैंने उसको क्या हुआ। खैर मैं रात भर, दूसरे दिन मुझे जाना था वापस, बड़े खराब बुरे मन से। मैंने कहा क्या है ये। तो बहरहाल मैं जब गई, ये सच्ची घटना, इस पर मैंने कहानी भी लिखी है, कहीं कुछ और नाम से। मैं चली गई तो हमारे वो चाचा जी ही थे, वो बोले क्या कर, चलो चलो अब देर हो गई, बसों में जाते थे श्रीनगर तक। मैं गई तो मैंने क्या, पीछे से मुझे जब जा रही, मन तो पीछे भटक रहा था, क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। मैं मुड़ मुड़ कर देखती थी, वो कहती चलो चलो अभी वो समय नहीं ज्यादा मुड़ कर देखने का, चलो। मैं पीछे, मुझे खखारने की आवाज आई, जैसे कोई खांसता खखारता है। मैंने पीछे देखा तो क्या, मुझे कंबल से ढका हुआ एक आदमी लगा, सिर से ऊपर तक कंबल। तो चाचा जी बोले चलो चलो, पता नहीं कौन है क्या है। फिर वो उससे थोड़ा सा रुक गई, वो बोला मैं हूँ, मेहदा हूँ। तो मुझे एकदम से लगा, अरे ये, मुझे लग रहा था ये नहीं आएगा। तो फिर आ गया। तो मैंने शिकायत की, मैंने कहा भाई मैं तुमसे मिलने आई पर तुम नहीं आए, तुम भूल गए हो। वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने पोटली सी रखी थी यहाँ, कंबल के नीचे से निकाली, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने सोचा पता नहीं क्या, चाची होते पता नहीं क्या है, क्या क्यों लेने, मैंने कहा नहीं वो कुछ गलत नहीं करेगा। तो उसने पोटली बोली, मैं सोनरवन आप जानते हो कि जगह है, एक बार मैं वहां से तुम्हारे लिए कलाड़ियाँ होती है ना, कलाड़ियाँ लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना।
मैं हैरान हो गई, इसको क्या याद आया। और फिर मैंने जब कहा, मैंने कहा तुम मुझे भूल गए हो। वो कुछ नहीं बोला। उसने जेब से बहुत पुरानी एक घुसी घुसी हुई तस्वीर निकाली, जिसमें 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। बताइए कितने साल पहले। निकाले, वो हम्म। ये देखती हो, पहचानती हो इन्हें? अब मैं क्या पहचानूँ, 3 छोटे बच्चे, वो भी दिखते नहीं धुंधले से। मैंने कहा नहीं, कौन है? ठीक से देखो, इसे देखे बिना मेरा दिन गुज़र अच्छा नहीं निकलता। उसमें मैं, हमारी, मेरी बहन और मेरे भाई और मैं, हम तीनों की तस्वीरें थी। वो जेब क्या में बात लिए है। घूमता था कितने सालों, सोचिए। तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म नहीं होता। हालाँकि काफ़ी कुछ खत्म हुआ है, उसके बावजूद कुछ इंसानियत बची हुई है। तो मेरा इसीलिए विश्वास है, काफ़ी तकलीफ़ें भोगी सभी ने, उन्होंने भी, हमें नहीं, जो वहाँ थे, जो बाहर गए, वो तो अलग इतिहास, वो मैंने कथा सतीसर में लिखा है सब कुछ। पर उससे पहले मैंने एक उपन्यास लिखा था, ऐलान गली ज़िंदा है। 80 में आया था, 83 में, हम्म। ये अगर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बीच में, हाँ जी बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है, जी जी जी। राजकमल से, मेरे उपन्यास राजकमल से ही है ज़्यादा। तो जी उस जी। वक़्त बड़ा, मतलब वो समय ऐसा था, कश्मीर पर बहुत कुछ लिखा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। ये भीष्म कौन सहाय सा ने कुछ सन कहा। था जो ऐलान गली वाला है, ये कौन सा? ये पेपर बैग में दिखा रही हूँ आपको, ये है 80, ये निकला तो 83, 84 में, वो 84 में। बहुत तो ये बहुत पहले लिखा है, जी तब जी तक जी जी। ठीक था, ठीक ही है, आपस में भाईचारा था, आपसदारी थी। इसमें मैंने क्या, ये भी, इससे पहले भी मैंने 2 उपन्यास लिखे थे। अर्थांतर मेरा पहला उपन्यास था, उसके बाद अंतिम साक्ष्य, जिसको ज्ञानेंद्र जी हम्म ने बहुत पसंद किया, अंतिम साक्ष्य। उसके बाद एक और लिखा था, बाकी सब खैरियत है। तो ये हम्म। चौथा उपन्यास। पहले मैं हैदराबाद से मेरा लेखन शुरू हुआ। आप तो जानते हैं, मेरे पति वो हैं इसमें फार्मेसी में डॉक्टरेट, जर्मनी से उन्होंने किया है। तो कश्मीर जी में जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी, तो इसलिए हमें थोड़ा निकलना पड़ा। नौकरी के लिए तो खैर जाते ही थे, पूरा हम सोचते थे राष्ट्र हमारा, देश हमारा है। तो कई जगह में, हैदराबाद गई, तिलानी गई, काफ़ी जगह हम घूम लिए, जयपुर में रहे, भुवनेश्वर में रहे। पर उन दिनों में हैदराबाद में थी। तो वहाँ से, पहले हम पिलानी से, वहीं से मैंने एमए वगैरह किया। तो उसके बाद 2 साल वहाँ पढ़ाया भी। फिर मेरे पति वहाँ भी इसमें थे, इसमें साइंस डिपार्टमेंट में थे, फार्मेसी पढ़ाते थे। बड़े उनको लगा कि भाई ये पढ़ाना पढ़ाना ज़रा थोड़े बुजुर्गों का काम है, अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इन्वेंटिव काम करना चाहते थे, तो हैदराबाद गए। तो वहीं पर फिर मैंने नौकरी वगैरह नहीं की, बच्चे छोटे थे, बेटा 1 साल का था और बेटी भी 2-3 साल, 4 साल की थी। वहाँ मैंने नौकरी नहीं की, तो वहाँ मैंने सोचा, मेरे पास ऑप्शन था, तो मुझे लगा मैं लिखूंगी। बचपन से लेखन का कुछ बीज तो था। और ये बीज कैसे पैदा हुआ, ये तो हम, बहुत कठिन है ये कहना। कोई कहता है ना, आप बताइए रचना प्रक्रिया। मैं कहती हूँ रचना, पता नहीं, मुझे लगता कुछ होता है हमारे भीतर, कुछ जो हमें लिखवाता है। मेरे लेखन का एक बहुत बड़ा कारण, मैं 2-3 बातें मोटी मोटी बता सकती हूँ, सब कुछ बताना संभव नहीं होता। एक तो हम्म। बचपन में बड़ी जिज्ञासु थे मैं। बच्चे वैसे होते हैं जिज्ञासु, पर बहुत ज्यादा छोटी-छोटी बातें। ये कोयल, हमें घुग्गी बोलते हैं कश्मीरी में, कोयल तो होती नहीं वो क्या हम्म। बोलती है? और वो, मैं तो बेचारा, मेरा समाधान करता था। बाकी घर के कहती, कैसी बातें करती है लड़की, घुग्गी क्या बोलती है? क्या बोली? कहते, नहीं, मैं उसको बोलो क्या? अब तो जानते हैं कश्मीर बड़ा लोक कथाओं का है, लोकगीत बड़े हैं। वो तो ये कहती है, गुगु गुगु माजलो नम काजबा ट्रिसुत। ये कहती है, वो शिकायत करती है, माँ ने मुझे पीटा, और भाई ने भी मुझे पीटा। मैं कहती, ये लड़के पिटती क्यों है, क्यों पीटते हो इनको? तो देखो, मैं तो उन्हें समझाता था, देखो, जी। वो देखो चरखा खाते थे पुराने जमाने में। वो देखो चरखा खाती थी, वो पोनियां होती थी, उठा के मैली कर दी, आंगन में डाल दी। ये गलत बात हुई ना? तो कहते, हाँ हुई, तो इसलिए तो पिटेगी। सिखाना चाहते थे, ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब बातों कहानी के माध्यम से ऐसे बातें थी। तो खैर, ऐसी बातें घर में कौन सुनता। अच्छा, मैं, आप जानते, जब बारिश होती है, बर्फ होती, मैना मैंने पक्षी जो होते हैं ना, कि बाल पीछे पीछे जैसे लगते हैं, जैसे कंगा किया किसी ने। मैना को की बाल कौन संवारता है? ऐसी बातें। घर में और भी बहन भाई मुझसे बड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे, अब सभी हमारा प्रतिष्ठित घराने हैं कश्मीर में। पर वो सब, वो आपने, ठीक है, कोई लड़कियां जो होती है अपनी, उनके अपनी चॉइसें होती हैं। आप जैसे गोल घेरे में बैठती हैं, कोई कढ़ाई करता है, कोई सिलाई करता है, मैं उसमें अटती नहीं थी। वो एक मास्टर जी आते, एक बेचारे बुजुर्ग थे, वो एक कश्मीरी कढ़ाई सिखाते थे। घरों क्या में बात माना जाता था कि लड़कियों को ये होना चाहिए, होना चाहिए। मैं बैठती थी, मेरा दिमाग तो वहां होता ही नहीं था। आप सुई लेके बैठो,
तो मैं कुछ ऐसा करती थी, इधर-उधर देखती, वो दुखी हो के कहता है, देखो तुम सुई से खाली सुई निकालना सीखो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, ये क्या बोलता है? मैंने वो चादर जैसे होते मेज़ पोश, वो भी उधर ही फेंका, सुई भी फेंक के भाग गई। कहने का मतलब ये है कि जो रूटीन होता है घरों में, थोड़ा बहुत आते-जाते सभी घरों में होता है, मैं उसमें अटती नहीं थी। कुछ था मेरे भीतर जो ऐसा, मतलब चैन से नहीं बैठने देता था। मैं क्या करती, हमारे पिताजी के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। अंग्रेजी किताबें थी ज़्यादा, पर हिंदी की भी थी वहाँ कुछ। हिंदी का भी उनको बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मानते थे, हिंदी के प्रेमी थे। वहाँ जाती, कुछ तो समझ में नहीं आता था, छोटे में 7-8 साल में क्या उम्र, क्या पढ़ाई होगी, क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी तो बहुत कम जानती थी। मगर मुझे किताबों को छूना अच्छा लगता था, वहाँ समय बिताना अच्छा लगता था। कुछ था, इसका एक कारण मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारी नानी, नानी थी, गाँव से थी, वो वानिपटा से, वो हमें बहुत कहानियाँ सुनाती थी। कश्मीर में कहानी भी, लोक कथाएँ बहुत है, अकनंदन है, आप जानते हैं, सोन किसरी, अनेक हम्म। कहानी लिखा ओ सोन किसरी नाम से। तो ये लोक कथाएँ घर कर गई थी। हो सकता है ये भी मुझे कथाओं के प्रति, कश्मीर तो वैसे आप जानते हैं घुनाड़ पंडित का देश है, जो वृहद क्या कथा बात लिखी थी उन्होंने। तो कुछ होता था, बहुत कथाएँ सुन-सुन के भी शायद जिज्ञासा। दूसरी बात, मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम था। कश्मीर में घर जहाँ था वो सेकंड ब्रिज में, गणपतिया बोलते थे उसको। वहाँ तो आप हम्म। जानते हैं शहरों में तो बहुत बाग बगीचे होते नहीं हैं। घर बड़ा था, पर मेरी माँ बहुत बीमार थी बचपन में, हमारे बचपन में। उसको क्षय रोग था, उन दिनों उसका इलाज नहीं था। तो डॉक्टर वगैरह बोले उनको आप किसी ऐसी जगह पर भेजिए जहाँ पर वो शुद्ध हवा सेवन के लिए। वो कहते थे कश्मीर में है भी, जैसे पहाड़ों वहाड़ पर एक जगह है, वहाँ उसको भूरपश बोलते हैं। शायद वहाँ भूज पक्ष के पेड़ रहे हों कभी। तो वहाँ पर बहुत, एक बहुत ऊपर, गांधरबल हुनर से बहुत आगे पहाड़ी के शिखर पर एक छोटा सा बंगला था, चारों तरफ चीड़ के वृक्ष। तो कहते यहाँ वो ठीक हो जाएगी शुद्ध हवा सेवन से। खैर उसको बेचारे को होना नहीं था ठीक, पर वो रहे हम कुछ वहाँ। वहाँ मुझे बड़ा मन लगा। वहाँ बादाम, आसपास बादाम के बाग था। बादाम के बाग आप जानते, बहुत छोटे होते हैं, टिंगने। मैं 6-7 साल की थी, मैं पेड़ों पर चढ़ती थी, अच्छा लगता था, बादाम तोड़ती थी। अब मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, वो कभी पेड़ों पर नहीं चढ़ी, वो नीचे अपनी चुन्नी वुन्नी रखती थी, मैं बादाम तोड़ के उसको देती थी। तो कहने का मतलब है, जो सभी बात जो लड़के करते हैं वो मैं करती थी। भाई तो बेचारे उसमें पढ़ते नहीं थे, अपना मुझसे छोटा है 1-2 साल, तो वो अपना पढ़ने लिखने में रहता था। तो ये ऐसी छोटी-छोटी बातें जो मुझे लगता है जो अलग थी घर से, घर वालों से। फिर मैं दूर से कोई ऊपर सा था घर, वो पहाड़ी के ऊपर, नीचे से माली आता था, वो जलाली साहब हमारे रिश्तेदार भी थे। वो बेचारा चिल्लाता था, जलल हाय तिन्नेरन ब्योन कश्मीर, बेचारे अलग हो जाएंगे, ये लड़की क्या करती है। उसको लगता था नुकसान होता है बादामों का, पर वो बेचारे जलल साहब कहते बच्चे कितने बादाम खाएंगे, खाने दो। बहुत बड़ा बात था। एनीवे, मैं इसलिए कहती हूँ कि वो बेचारा, फिर मैं क्या करती, ऊपर से छलांग मारती थी। छलांग, मुझे लगता है आज भी मेरे शायद कोई यहाँ निशान होंगे, कांटे वांटे लगे हुए। छलांग मारती थी, पीछे से आ जाती थी। खैर ये मैं इसलिए हम्म। कहना कि थोड़ी सी अलग थी मैं। और बाकी घर में मेरी बहन वो बड़ी समझदार थी। एक छोटा सा भाई था हमारा, बेचारा 1 साल का भी नहीं था। अब उसे मैं प्यार व्यार बहुत करती थी, पर बच्चे को संभालना भी होता है, और माँ बीमार थी, वो बेचारी उसके जन्म के साथ ही बीमार हो गई थी। तो वो प्यार व्यार करना बस, बाकी गंदा कर ये संभालो उसको। तो वो 2 साल बड़ी मुझसे थी, वो संभालती थी। मैं, पर ये बात नहीं है कि मैं बहुत ऐसे दिमाग में मेरे कुछ भी नहीं था, खाली वो भी नहीं। मैंने सुना था कि मेरी माँ बीमार चारपाई पर थी, पर लगता था माँ है उधर, आकर खेल कूद कर आते थे माँ के पास। तो मैंने सुना था कि चीड़ की टहनियाँ, चीड़ की हवा संजीवनी होती है। मैं जाती क्या थी, हुआ? हमारे एक पंडित का घर था, एक कश्मीरी घर था, और कोई नहीं था वहाँ। तो उनकी एक लड़की थी, मुझसे काफ़ी बड़ी थी, 7-8 साल। तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। तो मैं उसके पास जाए, वो भी मुझे खिलाती अखरोट पखरोट, जो भी कच्चे अखरोट बड़े अच्छे होते हैं, आप जानते हैं, हरे अखरोट। तो वो देते, तो मैं एक बार मैं अखरोट खिलाया उसे, मैंने खोला, आप जानते हैं गोद के निकालते हैं उसकी, वो अंदर से गिरी। हम्म। तो बड़ी मीठी लगी, मैंने खाया आधा, बड़ी मीठी लगी। तो मैंने क्या करा, वो आधा खाया अखरोट, इतनी लगती थी बचकानी बेकार सी। तो मैंने उसको फ्राक के कोने में बांधा और भागी घर की तरफ, घर की तरफ भागी, और माँ से कहा, वो बेचारी उसकी भूख मर गई थी, आप जानते हैं टीबी में बीमार, भूख नहीं थी, खाती नहीं थी कुछ। तो मैं उसे कहा मुंह खोलो, वो बेचारी बीमार दुखी, क्या करती हो, छेड़ो मत। मैंने कहा नहीं नहीं, मुंह खोलो जल्दी, जैसे बच्चे जिद करते हैं। तो उसने मुंह खोला, मजबूर होकर, उसे ये मानेगी नहीं। तो मैंने उसके मुंह में वो गिरी डाल दी। आज मुझे हमेशा वो बात, कई बार मैंने ये बात कही है,
तो इसका कुछ लिंक है मेरे लेखन से, दूर आगे दूरगामी आप कह नहीं, सकते हैं। अब मेरी जिज्ञासा है कि आप का जो आपने जब विधिवत रूप से अब लिखना शुरू किया तो वो बाद में। वो बात तो पहली रचना कौन सी लगी जो आपको लगा कि ये मैं अब रचना लिख सकती हूँ, मैं अब कहानी, या क्या कहानी थी पहली, या क्या आपने शुरू किया पहले? तो ये मैंने बोला ना, जब माँ की बात मैंने ये बोली, तो उसको बहुत, उसने कहा बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाई? तो उस वक़्त मुझे चेहरे पर इतनी खुशी आई कि बस ये खैर एक यहाँ पर है। बाद में संक्षेप में ये कि बाद में बहन वो माँ ठीक नहीं, वो गुज़र गई संक्षेप में। हम्म। जब वो गुज़र गई हारवन में, हारवन आप जानते हैं वो जगह वहाँ थी। वो गुज़र गई, उस वक़्त मैं बिल्कुल नहीं रोई। मैं सभी रोने रहे, छोटे-छोटे बच्चे थे, मेरी छोटी एक बहन थी, भाई थे। बच्चे छोटे बच्चे छोड़कर माँ 30 साल की थी मुश्किल से उस वक़्त। तो काफ़ी दुःख मुझे, मैं जो कहते थे स्तब्ध रहना, ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं रोई। सब लोग बोलते, "अरे इसको क्या हुआ? ये रोती नहीं।" पर ये मैं यहाँ कहती हूँ कि वो दुःख जम गया मेरे भीतर। जी जी। 13 साल तक उसकी एक दूसरी वजह ये भी है, मैंने कुछ पंक्ति तब तक, हिंदी आप जानते हैं कश्मीर में पहले था नहीं, कितनी हिंदी थी, मैत्रेय मिडिल स्कूल कुछ था, वहाँ मैं पढ़ती थी, वो खास नहीं था। पर बाद में मेरे पिताजी, आप तो जानते हैं कश्मीर में वो भी थोड़े हिंदी के प्रवर्तक, उन्होंने भी हिंदी का कुछ काम करा है। एक त्रिभुवन जी थे और एक थी उनकी बहन, वो पिताजी के पास आए, बोले आप अंग्रेजी तो ठीक है, आप हिंदी के लिए क्यों नहीं कुछ करते? तो उन्होंने एक ओरिएंटल कॉलेज नाम से खोला था, तो उन्होंने कहा आप बेटियों को भेजिए। लड़कों को तो हिंदी कहते थे, इनको क्या होगा, नौकरी कहाँ मिलेगी? उन्होंने हमें भेजा है। वहाँ हमने रतन भूषण प्रभाकर किया, इससे जी हमें जी जी। हिंदी की थोड़ी वो पहचान, नहीं तो कहाँ। तो ये थोड़ा तो उन दिनों में शायद रतन कर चुकी होंगी, भूषण कुछ ऐसा, प्रभाकर नहीं, प्रभाकर में तो अच्छी हिंदी होती है। तो कुछ था हिंदी का, यहीं से मेरा हिंदी के प्रति प्रेम भी जागा। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, बहुत टूटी-फूटी हैं, आप कहेंगे ये क्या, पर उसी तरह बताती हूँ। मैं कमरे में बैठी और मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कागज़ पर। भर हम्म। आता जब ये मानव मना, मुझे मानव मन क्या मालूम था। भर आता कोई मुश्किल, मुझसे 12 साल की थी, आजकल तो 12 साल की लड़की बड़ी समझदार होती, उन दिनों थोड़ी कम होती थी, मतलब ज़्यादा इतना नहीं था विस्तार। भर आता जब ये मानव मन, तब मिटते घाव सजग होकर, कुछ पीड़ा सी देते मन को, पलकें भीगी भीगी होकर दिखलाती अपना पागलपन। ये 4 लाइन हम्म। है। मैं इतना हम्म। रोई पहली बार, हम्म। हम्म। पहली हम्म। बार मैं होकर रोई, मैंने दरवाज़ा बंद किया, कोई सुने नहीं। तो मतलब वो गुबार था जो निकला इन 4 पंक्तियों से। मैं आज भी कहती हूँ कहीं न कहीं मेरे लेखन का जन्म उसी दिन हुआ। क्या बात है, यही बाद तो मैं में जानना खैर चाह आप रहा था जानते आपसे। जी जी जी। बहुत, ये वे मूल कारण अगर कोई कहे, नहीं तो बाकी जिज्ञासा वो तो होती है सभी में कुछ ना कुछ। बाद में मुझे लगा धीरे धीरे, फिर पढ़ाई वढ़ाई आगे बढ़ती गई माँ के गुजरने के बाद, तो काफी हम इधर उधर भटके भी, तो खैर जो भी हुआ। तो बाद में फिर मैं आगे बीच में छोड़ती हूँ सारा। तो हमने ग्रेजुएशन किया, वो तो खैर अंग्रेजी माध्यम से ही किया था ग्रेजुएशन, अंग्रेजी लिटरेचर के। पर हिंदी मेरे साथ चली, प्रभाकर तो मैंने किया था, हिंदी का एक पेपर मैंने लिया था, तो मतलब हिंदी भी साथ साथ चली। बाद में हम पॉलिटिकल साइंस में था मेरे, बाद में हम पिलानी चले गए, मेरे पति पिलानी में। तो वहाँ मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैंने सोचा मुझे एमए करना चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब बड़े अच्छे थे, डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा मैं एमए करना चाहती हूँ। अच्छा, बोले तुम्हारा सब्जेक्ट अंग्रेजी है, पॉलिटिकल साइंस? मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी में। वो पता से बोले हिंदी, हिंदी तुम जानती हो? तुम्हारे समय पे ये मैंने कहा मैं, हाँ, आप अगर मुझे मौका देंगे। पहले उन्होंने एक दिन सोचा इसकी तो बड़ा मन है, हिंदी में क्या है इसका, प्रभाकर था, उसमें इतना तो नहीं होता ना एमए हिंदी के लिए। बोले देखो यहाँ की हिंदी इतनी सरल नहीं है। मैंने कहा आप मुझे मौका देंगे तो मैं कहा, बड़े सज्जन थे, मैंने कहा अच्छा हम देखते हैं। और ये आप विश्वास कीजिए, पिलानी में उन दिनों बिट्स पिलानी, उन दिनों बिरला आर्ट्स इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेज थी, बाद में उसका बिट्स नाम पड़ा, अब ह्यूमैनिटीज में। तो वहाँ मुझे ये खैर अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, पिलानी में बिरला आर्ट्स कॉलेज में मेरी सेकंड पोजीशन थी, फर्स्ट जिसकी थी वो क्या यूनिवर्सिटी बात है, में क्या बात है, बहुत राज। बढ़िया, बहुत। अब जी जी इतने जी। खुश हो गए, इतनी खुश हो गए, कहने आज मुझे मेरा, आप विश्वास कीजिए बीच में मेरी बेटी भी आ गई थी, हम्म। वो उसके साथ वो घर में थी, उसको पालने वाले थे, आया हुआ थी। तो मैं थोड़ा लेट हो जाती थी, अब पिलाने बड़ा डिसिप्लिन था, वो लेट वेट पसंद नहीं करते थे आना, शिकायत थी उनको, ये पता था है इसकी बेटी, अब क्या करें।
वो उस दिन बोले, आज मैंने तुम्हारी सभी खताएं माफ कर दी। क्या खता थी कि मैं देर से आती थी। खैर खैर ये हुआ, पर इससे भी मेरा उत्साह प्रेम भी लेखन के। बाद में जब मैं आई वहाँ वहाँ से गए हम हैदराबाद। हैदराबाद में मैंने जॉब नहीं, हालांकि मुझे जॉब मिला था वहाँ पर, 2 साल मैंने नौकरी की थी विद्यापीठ। तो वहाँ मेरे पास ये था, ये सिफारशी पत्र भी था हैदराबाद कॉलेज के लिए। पर मैंने, हम सिकंदराबाद में थे, मुझे लगा बेटा छोटा था और वहाँ पर आया वाया का इंतज़ाम नहीं था, पर मेरे पास ऑप्शन था और मन में ये था कि मैं लिखूंगी। मेरा असली लेखन जो आप कहते थे वयस्क लेखन, वो शुरू हुआ हैदराबाद से। और क्या बात। हैदराबाद, आपको अच्छा लगेगा सुनकर, आश्चर्य भी होगा, पहली कहानी मैं पहले ही बोलूंगी उसे, क्योंकि पहले छुटपुट कविताएं लिखती थी कॉलेज के मैगजीनों में, ऐसा कुछ नहीं थी। तो पहली कहानी मेरी थी, वैसे एक पहली कहानी थी, एक रोगिणी नाम से एक कहानी लिखी थी। तो मैंने कहा कई ना जो प्रकाश चंद्र की प्रकाशित हुई थी वो क्या बाद में? नहीं, नहीं हुई थी। और ये हैदराबाद में तो हुई। वो मैंने किसी, पता नहीं कहाँ लिखी थी, एक बीमार स्त्री थी, उसको देखकर मेरा मन बड़ा ऐसा हुआ था, मैं लिखी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। पर बाद में जो नेचुरली जब अध्ययन वैन हुआ, शिक्षा भी थोड़ी आगे बढ़ी, तब थोड़ी मैच्योरिटी आती है लेखन में। तो मैंने लिखी एक कहानी, खून के रेशे सलाखों के पीछे में है वो हम्म। छिपी कल्पना में। और कल्पना जानते, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रक थी, ओ, 4-4 बहुत संपादक। पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी उन दिनों। जी मुझे जी। लगा, हाँ, मुझे लगा अब मैं लिख सकती हूँ। एक एक उत्साह होता है ना। फिर आप जी जी। विश्वास करिए, सितंबर 1967, हाँ 67 में आई थी कल्पना में ये खून के रेशे। और अक्टूबर में आई थी नई कहानी, इलाहाबाद से निकलती थी उन दिनों, जी अमृत राय जी थी जी। हाँ जी जी, बिल्कुल संपादक। बिल्कुल। जी और जी फिर जी। ज्ञान, फिर एकदम से मैं छपने लगी। ज्ञानोदय कलकत्ता से था तब। तो मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, फिर धीरे धीरे लिखने को मांझने लगी। फिर मैंने अच्छा, मुझसे ये बताइए, थोड़ा सा याद करिए कि उन दिनों जब आपको लगा आपके आप लिख सकती हैं, आप कहानियां लिख सकती हैं, आप कथा साहित्य में अपना दखल ठीक तरह से रख रही हैं, तो उस समय उन दिनों कौन से ऐसे प्रतिष्ठित कहानीकार या उपन्यासकार थे जिनके संपर्क में आप आई, या जिनको आप ज्यादा पसंद करती थी, या जिनको आप अपने प्रेरक के रूप में मानती थी? देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं जब मैं सुनती हूँ ना, बाकी अपने मेरे समकालीन जो, वो कहते हैं हमारे घर ये साहित्यकार आते थे, वो आते थे, गोष्ठियाँ होती थी। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। कश्मीर में आप जानते हैं साहित्यकार वाहित्यकार घरों में उन दिनों तो आते नहीं थे। पिताजी थे, देख बुद्धिमान थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ग्रामर की पुस्तकें लिखी थी, पर साहित्य नहीं। उन्होंने 4 कविताएं लिखी जब हमारी माँ गुजर गई। उस दुख में उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी, पर वो छपाई हमारे पास है। उसका अनुवाद मैंने किया, यहाँ यहाँ वितस्ता बहते उपन्यास, वो मेरे पिता को ही समर्पित है। खैर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा अध्ययन मनन वो था, बहुत पढ़ती लिखती थी मैं, वो खान। और हैदराबाद में थे, हैदराबाद में एक साहित्यिक मंच हमने बनाया था, उसमें थे। पर हैदराबाद में ये सब लोग नहीं थे। वहाँ भीमसेन निर्मल थे, और आप वो बीच में आए थे वहाँ पर। बद्र बद्र विशाल पिति थे, जिनकी वो संस्था, तो खुद लेखक नहीं थे। कम से कम मैंने लेखक के रूप संपादक थे। ओम प्रकाश निर्मल थे, वो लेखक थे। और बीच में प्रयाग शुक्ला आए थे, मणिमधुकर, जी जी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही आए थे। तो पर इनसे भी उतना, दीप्ति खंडेलवाल थी, तो वो अच्छा लिखती थी उन दिनों। पर इतना नहीं था, हम महीने में एक बार मिलते थे। वेणुगोपाल थे, पर उनसे कोई प्रेरणा क्या मिलती, कुछ था भीतर से। फिर बाहर जाहिर है, देख समाज को कुछ अपने होते हैं। जब पहले पहले आप जानते हैं ना, आप वहां से शुरू करते हैं जहाँ आपकी जन्मनाल गढ़ी है, वहीं से आपके हम्म। अनुभव उत्स होता है। तो जाहिर है, जो मैंने बच्चों में देखा, महसूस, जो मुझे तकलीफ हुई, जो मुझे लगा, हाली पहला उपन्यास जो मैंने लिखा है अर्थांतर, वो आप कह हम्म। सकते हैं स्त्री विमर्श, उन दिनों स्त्री विमर्श नहीं कहते थे। वो एक जी जी। ऐसी स्त्री के बारे में है जो जी जी। कि लिखने के लिए तक, कहाँ तक हमें एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने में सहायक होते हैं। एक महिला की कहानी है वो, जो चलती है पर पारंपरिक ढंग से, पर उसे लगता नहीं यहाँ मैं कहीं नहीं हूँ। ये वो समय था, ये 80 में तो छपी, लिखी तो 80 से पहले थी, हैदराबाद में लिखी मैंने 75 में। उन दिनों जयप्रकाश नारायण का भी वो काफ़ी चल रहा था। तो ये पहली कहानी जो मुझे लगा कि बचपन में मैं, और तो मैंने कहा ना, एक रोगिणी मंदिर के में आती थी, एक बेचारी बीमार स्त्री। वो बेचारी आती थी बीमार थी, उसको अपने अंगों पर काबू नहीं था, तो उसको निकाल देते थे बार बार। बार बार आती थी, बार बार निकाल देते। वो हमारे पास, हमारे बिल्कुल मंदिर के सामने घर,
हमारे पास ठिठुर रही थी बेचारी सर्दी में, मुझे चाय दो, मुझे कंबल दो। फिर पिताजी कभी कंबल बिछाते, कभी हम बच्चे जाते थे उसको चाय देने। तो मुझे ये लगता था बेचारी क्यों इतना दुखी है। होता है, मन कोमल तो होता ही है बच्चों का। और अंदर तो हमें बड़ा मान मिलता था। हमारे पिताजी ने कभी नहीं बेटा बेटी में फर्क किया। देवियाँ, सब देवियाँ थी। मुझे भी कांता बोलती, कांता देवी है, मोहिनी देवी है, दुर्गा देवी, मगर अंदर हम देवियाँ, बाहर ये। तो ये मेरे मन में द्वंद बचपन से ही पले। जो ही मैंने होश संभाला, मुझे लगा सब कुछ सही नहीं है। तो शायद ये बात मुझे चुभी हो। और भी थी पड़ोस में, एक स्त्री थी, वो कहीं एक थे व्यक्ति थे, उसको हम पता नहीं क्या गुंडा बोलते थे। गुंडा था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर औरत थी नहीं घर में। तो वो कहीं से लेकर आया था हरिद्वार से, बेचारी कोई मद्रासी। उस बेचारी को बात भी नहीं आती थी करनी। वो इतना दुख देते थे बेचारी, इतनी रोती थी वो, मारते थे, पीटते थे। मुझे इतना सुंदर सा बच्चा भी था उसका, वो जबान से भी थोड़ी मतलब अपंग सी थी, गाती थी, रहती थी, और उसको पीटती थी। एक बार उसने फिर सुसाइड किया। हमने देखा हम्म। मंदिर में उसकी लाश थी। वो भी मुझे बहुत तकलीफ दी उसने भी। तो ये चीजें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। खैर, हो सकता है इनसे मेरा थोड़ा सा उस तरह का आ गया, क्या हो रहा। बहरहाल उसके बाद मैंने आप काफी कुछ लिखा, यहाँ नहीं, तक अंतिम साक्ष्य अब लिखा मैंने। हम बात थोड़ा सा ये करेंगे 1990 के बाद जो एक नई चेतना आई, खास करके बिल्कुल जो बिल्कुल। कश्मीर की परिस्थितियां बनी 1990 के बाद, जिसको हम कहते हैं कि निर्वासन चेतना। और जो बिल्कुल कश्मीर में जो वो एक ऐसा पीरियड था उस समय, ऐसा समय आ गया जब एक विशेष समुदाय को, कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर आना पड़ा। और उसने पूरे समाज का, पूरे देश को झकझोर के रख दिया बिल्कुल। एकदम। वहाँ सब बेघर हो गए जो लोग वहाँ हम रहते थे। और उस तरह से उन परिस्थितियों ने एक नए साहित्य को, नई चेतना को जन्म दे दिया। तो बिल्कुल आपका जो क्या कहते हैं, कथा सती सर है, ये जी। 2001 में आपका प्रकाशित हुआ है। तो इसका लेखन आपका कब से, लेखन प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी इसकी? मैं आपको ये बताती हूँ। ये 83 में आया, 83 ऐलान गली। ये उस वक्त जब जी जी। थोड़ा कंपेरेटिव आप कह सकते शांत समय था। वैसे हाँ, वो कश्मीर बता में दिया शांति आपने। तो जी रही जी जी। नहीं है कभी, मगर वो बता दिया। ये जब लिखा गया तो उसकी ये 90 की बात कर रहे हैं, तब मैंने कथा सती सर लिखा। ये बड़ा बड़ा जी जी जी। उपन्यास है। बहुत बहुत बड़ा। जी 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 जी। पर पैसा है। ये मैंने लिखा, आप जानते हैं। इस बीच मैंने और भी लिखा था, यहाँ वितस्ता बैठती है। कश्मीर पर मैं 2 3 4 उपन्यास लिखे, ये भी लिखा जी था जी मैंने जी अभी तक। जी 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 जी। मेरे पिताजी को इसमें लिखा, केंद्र में, पिता के बाद। देखिए ये आप तो, आप जानते हैं कश्मीर की संस्कृति जो रही है, सांझी संस्कृति। हिंदू मुसलमान, इस आप कहेंगे शैविज्म, कहिए शैविज्म ही था वहाँ। और इस्लाम तो था, और उसके बाद बौद्धिज्म, बुद्ध, उसको भी मानते थे, आप तो जानते हैं। तो एक सूफी संतों का भी प्रभाव था, हमारे जीवन पर भी था। तो उस संबंधित परिस्थितियों में हम पले बड़े थे। तभी तो मैं मोहम्मद अहमद जो की चाय पीने जाती थी, कोई मना नहीं करता था। तो कई से आप जानते हैं, अब मोहनलाल अहमद का आप तो जानते हैं, अगर नाम तो सुना ही होगा। कितनी जी जी सुरीले जी स्वरों से वो नाते शरीफ गाते थे। ऐसा नहीं जी था जी। भेदभाव आज है। या मोहम्मद गामी थे, शाह गफूर थे, कृष्ण, बहुत सारे कृष्ण शाल थे। तो वो लोग बहुत ही, मुझे याद है, एक अभी याद आ गया मुझे, किसने, महमूद गामी ने, ये किसने बोला है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गारुण, धारणाएं दारुण सो हम सो। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की धारणा में धारण करो, सो अहम की बात करते थे। तो ये सब नहीं था। जो विखंडन हुआ उस सामाजिक संस्कृति का, वो बहुत दुखद था, और इसलिए हमें लिखवाया ये। और जिस तरह से स्थापन हुआ, आप तो जानते हैं कि वो, उसकी बात मैं नहीं करूँगी। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैंने कुछ कटु बातें भी लिखी हैं कथा सती सर में। देखिए क्या होता है, समस्या ये है कि लेखक जो है उसको सच बोलना पड़ता है। ये किसने कहा है, बोर्खेस ने कहा शायद, अगर आप सच नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना छोड़ देना चाहिए। पर क्या सच बात, बात सही ये बात है। भी एक सच है, ये भी है कि सच कैसे लिखें आप, कौन सा सच लिखें। वो खाली आपका सच ही नहीं होना चाहिए, पूरे समुदाय का सच होना चाहिए। वो जो जुड़े, जैसे आप विस्थापन हुआ, पूरी दुनिया का पूरे समय का सच होना चाहिए। सही समय का बात है। सच। जी जी ये खाली जी जी। कश्मीर का नहीं है, कहाँ कहाँ आप जानते हैं कि क्या क्या है। विस्तार में नहीं जाऊँ, इसमें लिखा है, मैंने जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है।
राजकमल से तो आए, काफ़ी इस पर काफ़ी शोध भी हुई, बहुत से ज़्यादा शोध अभी भी हो रही। उनको मैं कहती भैया अब इतने साल हो गए, ये 2001 में छपा, ये आपका 2001 कथा से सती आज सर, तक जी जी। अभी जी तक जी। ही नहीं छोड़ती। मैंने कहा भैया छोड़ो अब छोड़ो उसको। और तब से काफ़ी लिखा भी गया कश्मीर पर, काफ़ी आप जानते लोगों ने लिखना शुरू किया। शायद उनको लगा कि भैया जब ये लिख सकते तो मैं क्यों नहीं लिखा। पर काफ़ी लोग कश्मीर में जो भुक्त भोग हैं उन्होंने भी लिखा, काफ़ी लोगों ने लिखा। और ये अच्छी बात है, कब अपना दुख तो व्यक्त करना है, करेंगे, क्योंकि ये मात्र दुख नहीं होता। ये मैंने इसलिए भी लिखा, मुझे लगा ये हमारे पूरे देश के लिए लज्जा की बात है। ये बुरा लग सकता है लोगों को, पर लज्जा है। कितने लोग आए, कितने बदले, दल बदले बदले, कश्मीर का कुछ नहीं हुआ। अब मैं आगे तो नहीं जाऊँ। मेरे लेटेस्ट उपन्यास जो है समय अश्व बेलगाम, वो राजकमल के पास है, अभी आ रहा है, उम्मीद है इसी महीने आएगा। उसमें मैंने कथा सती सबसे आगे की कहानी है वो, जब लोग विस्थापित हो गए, अलग अलग बट गई जगहों पर, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई पहले पहले शिविरों में, किस प्रकार थे, 30-32 साल हो गए, इनमें कुछ नहीं हुआ। कितनी दुखद बात है पूरे राष्ट्र के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी अपनी व्यथा नहीं है। अब मैं लिखा, काफ़ी कुछ लिखा है मैंने। अब इस सिलसिले अभी भी हम उम्मीद नहीं छोड़ते। हालांकि मैं तो क्या जा पाऊंगी, अब मैं तो अब उसमें हूँ कि पर आज आज कहते ना, आज गई तो कल दूसरा दिन, वो खैर ठीक है। पर मैंने एक एक ज़्यादा आतंक में नहीं बोलूँगी, मैं नहीं चाहती बहुत आप दुखी हो, पर एक कविता मैं ज़रूर, आपके पास समय है, पहले मैंने लिखा वादी के नाम एक चिट्ठी, सुनाती नहीं, हूँ आपको। समय तो बहुत है, अभी अभी आप वही तो मैं आपकी समय कविताओं की ओर भी आना चाह रहा था। आपका एकमात्र कविता संग्रह जो प्रकाशित हुआ नहीं, है, वो तो है, यही कहीं तो आसपास, तो ये है, जी जी जी, लीजिए उसको इसका उसका हाजिर है। दर्शन कराइए आप। तो चलिए, बातचीत तो रहेगी, तो आप इसमें से अपनी कुछ कविताएं सुनाइए, अच्छा लगेगा। पहले मैं यूंगी, जैसे अपनी बात आई ना, ये उम्मीद की बात, हालांकि उम्मीद कितनी सही है तो वो आप जाने। वादी के नाम, ये मेरी चिट्ठी, ये मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये बहुत पहले लिखी है, तभी तभी जब, तू जो धरती का स्वर्ग है, इसलिए नहीं कि कलहन ने कहा, इसलिए कि अपनी कोख में जगह देकर तय किया तुम्ही ने मेरा होना। वाह वाह। मेरे आधे पे मेरे पाँव के निशान सहेजे तुम्ही ने अपनी छाती पर। तुमसे दूर होकर भी मैं कहाँ दूर हुई, गुलाबी बौरों वाली महक बादामवारी की बौराती रही मेरा जहन मौसम बेमौसम। शहर को गोदी में समेटे वितस्ता बहती रही हर सांस में, भिगोया झरनों ने पोर पोर, जब सूख रहे थे नद ताल पांखियों के कंठ। बर्फ के साफों वाले बुजुर्ग पहाड़ों ने माथा छुआ, उदास क्यों हो बेटी, तूफानों से गिरी गमजदा तुम, जुदा हो गई अपने जायों से। क्या बात शापित हो, शापित हो फिलहाल देखने कटते अंग, बहता लहू अजीजों वतन परस्तों का। वुशुन वुशुन वजुल वजुल कहा था नादिम ने, रक्त की तासीर रंग लाती है ओ ऋषि वाटिका, देर से ही सही। तुम जख्मी हो वक्त के इस कहर में, जानती हूँ, लेकिन मेरी माँ, तूफान तो पहले भी आए थे। है, वाह वाह वाह। बारूदी पीपू में कांपते, खोहू में छिप गए थे पंख कटे पोषणों। गुजर जाता है समय, गुजर जाता है समय, बदरंग इतिहास पन्ने पलटता है। गुजर जाएगा अब भी, फिलहाल मेरे पाँव के निशान सहेज लो माँ। मैं आऊंगी उन्हें ढूंढती हुई फिर तुम्हारी बाहों में, सहलाने अपने और तुम्हारे जख्म। ये उम्मीद है, पर मैं जानती नहीं कितनी। अब ये जरूर है 370 धारा हट गई है, उम्मीद जगी है लोगों को। वो भी कब तक, जब तक आतंक है कश्मीर में तब तो कठिन है परिस्थितियाँ, बहुत आसान नहीं है। अब जैसा हालात, में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, पर मैंने लिखा है क्यों, कैसे, कारण क्या थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब ये है कि उम्मीद है थोड़ी, पर जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान जब तक छोड़ेगा, वो छोड़ने वाला तो है नहीं, फिर भी कोशिशें हो रही हैं। शायद अगर कोई निर्णय लिया गया है, देखिए एक बड़ी शिकायत मुझे है, ये शिकायत की 70-72 साल में कोई निर्णय नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ी गलती हुई किसी की भी। मैं इसमें किसी खास का दोष नहीं मानती, पर अब शायद अगर निर्णय लिया गया, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए, उस पर भी पक्ष विपक्ष है, सब लोग अपने, हमारे बच्चे ही कहते हैं अब हम क्या करें, 35 साल से बाहर हैं, हम नौकरियां नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं, घर नहीं है, क्या क्या करेंगे, ये भी लोग बोलते हैं।
कुछ लोग बोलते जो भी है हम तो आखिरी सांस वही लेना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हम अपने आप नहीं निकले, हमें निकाला गया ये कह के कि तुम यू डोंट बिलोंग हियर। तो ये एक दुख है, एक तकलीफ है, एक पीड़ा है और आक्रोश भी है। तो अब जैसा है वैसा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, पर ये है कि बहुत दुखद है, पूरे राष्ट्र के लिए दुखद है। नहीं बाकी ये तो बस बिल्कुल, बस के नहीं, लोग बिल्कुल अच्छे हैं सही, नहीं ये बिल्कुल सही कहा आपने। पीड़ा है, वेदना है, एक दुख है, एक मतलब परेशानी है। लेकिन आपसे मैं, क्योंकि आप इतनी अनुभवी साहित्यकार हैं और शुरू से आप कश्मीर पर आपने बहुत लिखा है और बहुत आपकी कई कहानियां हैं, कई उपन्यास हैं, तो आपको क्या लग रहा है चंद्रकांता जी के एक साहित्यकार का क्या धर्म है, वो किस तरह से इन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित कर सकता है, या हो सकता है कि इसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा जिससे परिवर्तन की आशा हमें दिखेगी, परिवर्तन की कोई छोटी सी आशा की किरण हमें नजर आएगी? आपका क्या विचार है देखिए इस बारे में? परिवर्तन की उम्मीद है तभी तो निर्णय भी लिया गया होगा इसी उम्मीद के बाद। मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक कुछ कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत काफ़ी कमेंट्स आ गए थे, बहुत अच्छा लिखा गया कथा सर के बारे में। मैं आपको ज़्यादा नहीं, रोहिणी अग्रवाल ने तो इसे कहा कि कश्मीर का जिंदगी नामा है, और अपने अरुण कौल थे उस पर बहुत बड़ा सीरियल बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अनुबंध भी किया था, हो नहीं पाया, गुजर गए बेचारे। वो तो इसे फिर कहते बाद थे में कि नहीं रहे वे, जी जी जी। नहीं रह गई, वेरी सैड। और आपके हम्म। अर्जुन देव मजबूर, वो कहते थे कश्मीर, अब वो बेचारे तारीफ बहुत कर लेते कैसे। कल्हण ने, मैंने कहा इतना ऊपर मत चढ़ाओ भाई मुझे, कल्हण ने राज तरंगिनी कही, चंद्रकांता ने जन तरंगिनी कही है ही ये जन तरंगिनी, जो भी दुख है, जो सुख दुख है, जो भी है। मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहती हूँ, इनका शायद इस पर आया है, डॉक्टर रमेश दवे का भी बहुत अच्छा है, विजेंद्र नारायण सिंह का, गुजर गए वो भी, बहुत बड़े जी जी समीक्षक थे। उन्हें जी लिखा जी जी। कथा सिद्र चंद्रकांता की औपन्यासिक त्रासदी है, उपन्यास का ऐतिहासिक वृतांत, स्वाधीनता के बाद के भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के संकट की महागाथा। और भी उतने लिखा, पढ़िए छोड़िए। डॉक्टर रमेश दवे आप जानते हैं, भोपाल के बहुत जी बड़े जी जी लेखक हैं। जी जी। उन्हें लिखा चंद्रकांता का उपन्यास कथा सतीसर, कश्मीर की यातना, यंत्रणा और सदियों से एक साथ रहती दो कौमों के बीच संदेह और अविश्वास की ऐसी कथा है जो कश्मीर की सांस्कृतिक मृत्यु के विरुद्ध चंद्रकांता ने सतत संघर्ष की भाषा में रची है। अब और आगे भी है, इसको छोड़ देती हूँ। तो काफी कुछ लिखा गया है, रितुबन और दिनेश नंदी डालमिया ने लिखा, वो उसका अपने, वो भी बड़ी लेखिका थी, गुजर गई वो भी, उन्हें अपने ढंग से लिखा, उन्हें कविताओं पर लिखा। चंद्रकांता का पहला कविता संग्रह यहीं कहीं आसपास पाठकों के समक्ष एक भिन्न चेहरा लेकर प्रस्तुत है। अपने समकालीन कवियों से वे भिन्न है। कभी कभी उनके काव्य में कबीर की सोच, कभी बुद्ध का दुखवाद और कभी भाव विहीन हो जाने का एकाकीपन झांक जाता है। उनके शब्दों में आज भी कश्मीर के मुरझाए फूल पत्ते और ठंडे पानी के झरने फूटने लगते हैं। तो वो क्या बात, रहेंगे जी क्योंकि जी। हम बोलेंगे नहीं। और मैंने उम्मीद भी दिखाई कुछ कविताओं, अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, उम्मीद भी है, क्योंकि देखिए मैं नहीं कहती हम लोग बहुत भविष्य दृष्टा होते हैं, पर होता है कुछ लेखकों में, मुझे लगता है सभी में होता है। एलन गली का अंत कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ, जहाँ पर जब नौकरी के लिए लोग बाहर जाते हैं तब तो ऐसा नहीं था, पर वहाँ पर एक पगला भूता है। अब आप पढ़ेंगे, वो पढ़ सकते हैं, छोटी किताब है। अंत में एक भूत है, वो मैंने लिखा, एक जो प्रतीकात्मक है। वो जब लड़का आता है उसका, जो हीरो का ही, वो जाता है नौकरी के लिए, दुख होता है उन दिनों, अच्छा नहीं लगा, अपनी गली छोड़ के जाना पसंद नहीं आता था, बाहर का खाना पानी भी उनको पसंद नहीं था। अब तो दूसरी बात है। उसे कहता है, आप तो जानते हैं कौन थे वो, उन्हें एक दो लाइनें सुनाती हूँ। जो कलहन सुनाइए। गणित सरफी, कलहन गणित सरफी सैराब कोरियम आबन, सुई आब सान बापत जहरे हिलाल आशा। जिस जल ने कलहन गनी और सरफी जैसे विद्वानों को जीवन दान दिया, क्या हमारे लिए हम्म वो जहर हिलाल होगा, जहर होगा? जहर तो हो गया। कितना पहले उसने कहा था, पता नहीं कवि का नाम मुझे याद। हम्म। ये कुछ तो देखता है उसे पर। लाल देद ने भी क्या फिर कहा था, व्यथ हकंत हैनर ग्रजन तेलमाला ऐसे बांधर राज। कोई समय हम्म। आएगा जब नदियां सूखेंगी, गंदे नाले गरजने लगेंगे, तब बंदरों का राज होगा।
लंदन शहर योगिनी थी, बहुत मतलब देखी भविष्य ये दशा तो पूर्वाभास की बात है, एकदम पहले से ही बिल्कुल। एक इंट्यूशन सा आ जाता है कि ऐसी परिस्थितियां होने वाली मगर हैं। मगर नादिम साहब ने उम्मीद भी दी थी कि मिछुम आश पघ पगा शोले बेशा जुनी बेशा आज पग जी जी जी। पगा। मुझे उम्मीद है कल दुनिया शोले जुना रौनक होगी, फिर से सुखसान होगा। तो ये भी उम्मीद है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो हम भी करते हैं। पर जैसे हालात हैं उसमें बहुत कुहासा है, धुंधल का है, क्योंकि अभी कुछ नहीं। और पूरे संसार में ही अभी देखिए, अभी हम कोविड की गिरफ्त में हैं, उसके ऊपर भी यहाँ हमारा कट, यहाँ हमारे यहाँ वो, या चाइना का कृष्ण वो है, अभी आपका रूस की तरफ से और भी आ गया है। लगता है कि अमेरिका और उनमें हो जाएगा ठनाठनी, कुछ होगा। दुनिया मुझे लगता है बारूद के ढेर पर बैठी है, शांति नहीं है कहीं। मतलब ये और एक साहित्यकार के, एक लेखक के रूप में आप इसको इसका आपको आभास आ रहा है। जी जी जी। देखिए, मैं कहूँगी हम लिखते हम क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं एक बेहतर समाज, बेहतर जीवन, इसीलिए तो हम लिखते हैं। नहीं तो दुखी, अगर दुख भी लिखते हैं तो उम्मीद करते हैं ये इसके दुख के साए मिट जाएंगे, उम्मीद करते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं जो उम्मीद दिखाते हैं। रहमत 12 एक कहानी है, रक्षक है, उसमें भोपाल से समावर्तन नाम का एक पत्रिका निकलती, बहुत अच्छी बढ़िया, जी उसमें बहुत जी जी। आई है रक्षक नाम से, वो बहुत पसंद की है इन्होंने, जो वहाँ के संपादक ने वहाँ भी कही है। तो उम्मीद तो हम करते हैं, कहते हैं ना उम्मीदी में भी हम उम्मीद करते हैं, तभी तो हम जीते हैं। बहरहाल समय बताएगा। अब हम नहीं, हम उम्मीद। सही बात है। आपने तो देखिए लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बड़े बड़े उपन्यास हैं उनमें, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, आपके संस्मरण हैं, और संस्मरण। आपके आपके कई कई पुस्तकों पर आपके धारावाहिक बने हैं। तो हाँ हाँ। बहुत ही इन विषयों को निश्चित रूप से आपने लिया है। अब देखिए, हाशिए की आशिक की इबारतें। बात। जी जी। ये क्या कश्मीरी इस ये जी जी ये स्त्रियों पर इसके है। ये मेरी बहुत जी अपनी स्त्रियां हैं। एक मेरी माँ है जिसको मैंने बहुत कम देखा, ये बहुत राजकमल से बहुत पसंद की गई। दूसरी मेरी जी बहन जी थी जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई, 18 साल की उम्र में, छोटा जी बच्चा जी था, जी वो एक हादसे का शिकार हुई। तीसरी मेरी जी जी। सास जी, जिसने पूरी क्षतिपूर्ति की 105 साल जी ली। मेरे हस्बैंड सुनेंगे, हम्म कहते मेरी माँ का नाम क्यों लेती हूँ, पर मैं उनके हम्म साथ बहुत समय बिताया। छोटी उम्र में हम्म। शादी हुई थी, काफी समय बिताया मैंने उनके साथ। वो बहुत दबंग महिला थी। नामन सिंह ने इसकी बहुत तारीफ की। मुझे बोलते हैं यहाँ आपके इस पर आता था ना, सवेरे सुबह सवेरे कुछ नाम आता था, वहां पर इसकी चर्चा हुई। वो कहते दूरदर्शन चंद्रकांत पे जो कार्यक्रम कहते आता थे, था। जी जी जी। वो कहने लगे तुमने मैंने इसका लिखा है, अंदर से लिखा है मैंने, आत्मकथात्मक संस्मरण। वो बोले क्यों, ये तो उपन्यास है। मैंने कहा आप उसको उपन्यास मानिए, मैंने लिखा क्योंकि इसमें मैं हूँ। अब माँ है तो उसके साथ तो जुड़ी हूँ, बहन है, सास है, तो थोड़ा मुझे लगा इसमें मैं भी हूँ काफी। कुछ लोग बोलते हैं ना आप आत्मकथा लिखे, मैंने कहा हम लोग लिखते हैं, आप पहचानते नहीं तो कथा से तो सर मैं भी मैं हूँ, हाशिए के बारे में मैं तो हूँ ही हूँ। तो पर वो डिस्गाइज में रहते हैं, वो दिखते नहीं है, पर जो जानता है वो पहचानता है। क्योंकि लेखक क्या लिखेगा, दुनिया की बातें लिखेगा, पर जब वो जुड़ेगा तभी, जब उसको या तो उसको बहुत उसका इतना प्रभाव होगा, उसके तिल मिलाहट होगी, तब लिखेगी। पर अनुभव जब तक आपके पास नहीं हो, आप नहीं लिख सकते। लिखेंगे आप, लिखना तो बहुत कुछ होता है। आप जो आप बोलते हैं जो आलेख वालेख लिखते हैं, तो उसमें क्या अनुभव की जरूरत है, उसमें अब जो होता है बाहर। देखिए, एक बाह्य संसार है और एक भीतरी संसार है। साहित्य क्या है? साहित्य भीतरी और बाहरी संसार के बीच जो द्वंद्व है, उसी की अभिव्यक्ति है। और हम अपने अनुभव तो चाहते हैं आप तक पहुंचे। मुझे निर्मल वर्मा याद आते हैं, उन्होंने कहा एक जगह, शायद ढलान के उतरे साए में कुछ नाम है ना, ढलान से उतरते, उसमें एक आलेख है। हम्म निर्मल जी कहते हैं लेखक इसलिए लिखता है क्योंकि वो अपने अनुभवों को ऐसा लिखा है उन्होंने, शब्दालोक में अनुभवों का शब्दालोक में रूपांतरण कुछ चाहते हैं, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद है वो नहीं, वो कहते हैं अनुभवों को शब्दालोक में अभिव्यक्ति, जब हम्म शब्दों के आलोक में, सॉरी, हम्म। अनुभवों को शब्दों के आलोक में उसकी अभिव्यक्ति, शब्दों के आलोक में इसलिए शायद क्योंकि आप तक पहुंचे, नहीं तो आपके अनुभव आप तक ही है। वो शायद चाहता है, शायद उसको भी एक बार वो समय दोबारा जीता है वो, ये भी तो होता है। आपके अनुभव रहते, भूल तो नहीं जाते, पर दूसरों के साथ जुड़कर उनके भी अनुभव हो जाते हैं। खैर, ये तो है कई ये बातें इसमें, कहते कहते हैं ना पकड़ चंद्रकांता देंगे जी, नहीं। जो कहते हैं ना कि जो लेखक, जो व्यक्ति लेखक है, साहित्यकार है,
वो जब तक आजीवन वो साहित्यकार ही रहता है, कुछ न कुछ उसके भीतर चलता रहता है। और चूँकि आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, इतनी कहानियाँ लिखी हैं और अभी भी एक साहित्यकार के रूप में वो मन में वो अभी वो वेदना, पीड़ा जो अभी चल रही है, ख़ास करके मैं इसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, जो कश्मीर की पीड़ा है, जो कश्मीर की वेदना है और एक पूरा का पूरा समुदाय अभी भी विस्थापित है, निर्वासन में है। तो वो चीज़ें तो अभी अवचेतन मन में तो है ही, वो तो अभी चलता रहता है। मुझे लग रहा है कि जब तक आप लिखते रहेंगे, वो तो कहीं न कहीं आपके मन को छूता रहेगा, स्पर्श करता रहेगा। तो अभी आपको एक लेखक के रूप में, आप एक विद्वान के रूप में आपको क्या लग रहा है कि जो अभी आपसे कहा नहीं गया है, जो आपके द्वारा अभी अभिव्यक्त नहीं किया गया है? देखिए, मुझे लोग कहते हैं आत्मकथा नहीं लिख सकती। क्यों? आत्मकथा या तो 100% सच लिखी और बहुत कठिन होता है। उसमें आपके अपने लोग भी नाराज़ होते हैं और दूसरे भी नाराज़ होते हैं। तो मैं नहीं चाहती मैं अब उम्र के इस दौर में अगर किसी को नाराज़ करूँ। वैसे मैं एक बात कहूँगी, मैंने एक उपन्यास लिखा, काफ़ी लोग अपनी छाया देखते हैं, आप तो जानते हैं, आपके नाते रिश्तेदार तो अगर जानते हैं। ये एक तरह से अच्छा या कहूँगी, बुरा कहूँगी, हमारे लोग ज़्यादा, मेरे अपने रिश्तेदार हिंदी ज़्यादा नहीं जानते। तो उससे मुसीबत क्या होती है, अगर आपने कुछ लिखा, उसमें उनको अपनी परछाई भी दिखे, तो वो कहते हैं तुमने हमारे ऊपर लिखा है। मेरा एक उपन्यास है, बाकी सब खैरियत है। ये उपन्यास है, मतलब ये ऐसे द्वंद है जैसे देश-विदेश में जो अंतर है, जब एक भाई वहाँ, दूसरा वहाँ, तो स्थितियाँ भिन्न हो जाती हैं, मूल्य बदलते हैं, आप जानते हैं, नज़रिया बदलता है। तो उसका उसके पहले तो हमारे एक पहले टाइप करवाती थी मैं, तो यहाँ पर पटियाला हाउस में थे, वो बोलते शर्मा जी, बोलते चंद्रकांता जी, मैंने तो आपको अपने घर की बात कभी नहीं बताई, आपने कैसे लिखी? भाई आपके, मैं तो जानती नहीं आपको। तो कुछ होता है आपका भी जो हम महसूस करते हैं, या आपका और हमारा मिल जाता है, एक तादाद में होता है। यही तो लेखन की खूबी है, आपका मेरा, मेरा आपका हो जाता है। साहित्य तो है ही, आप जानते हैं साहित्य बात। और पिछले 2 साल जो कोरोना में आपके बीते, तो उन दिनों क्या विशेष कुछ लेखन हुआ क्या? आप देखिए मार्च 2020 से अब तक लगभग तो 2 साल हो गए। तो 2 हाँ। सालों की क्या उपलब्धि रही आपके लेखन कार्य में? उपलब्धि भी लिखा मैंने बहुत है, और मैं अब आजकल सच कहूँ ये कि लिखना तो चाहती हूँ, पर मेरी एक बात है, मैं इमीडिएटली नहीं लिखती। जैसे कोई घटना घटी उसके ऊपर लिखूँ, वो इस तरह मैं नहीं, जब तक वो उतना पकता नहीं है मेरे भीतर, और मैं थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ उससे। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत तीखी, और तीखेपन में लिखते हैं। कुछ हमारी बहनों ने ऐसा भी किया है, गाली गलौज, वो मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। मैं दूर रहना, मैं कहती हूँ थोड़ा सा हम शांत होकर लिखें, तब वो दूसरों तक पहुँचता है। मतलब नहीं कहने तो के बहुत तात्पर्य लिखा कि लेखन में व्यक्तिगत भी हो जाता संयम होना चाहिए, संयम होना है, बहुत चाहिए, सही, संयम होना बहुत चाहिए। सही। बोलने में भी और मतलब, लिखने में भी, और सच कहने में भी एक भाषा सच होती कहने है, में। आप जानते हैं। सही सच बात में कह रहे हैं आप, गाली-गलौज, बिल्कुल। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, पर मैंने लिखी है, मैंने बहुत तीखी बातें भी लिखी हैं, और थोड़ा-सा शब्दों का संयम होना चाहिए। आप लिखने को तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ। बराबर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत गुड़ी-गुड़ी बातें लिखी हैं, तेज़ बातें मैंने भी लिखी है। प्रतिकार तो रचनाकार करेगा। जिस व्यवस्था जो लगता है उसको शोषण हो रहा है, उसका वो करेगा ज़रूर प्रतिकार। वो हम सब करते हैं। बाकी आजकल मैं क्या कहूँ, मैंने मैंने कहा ना, लिखा बहुत है मैंने। एक तो उपन्यास तो मेरा हो ही गया, वो पहले ही हो गया था। और एक में मेरे ये कुछ बहुत अच्छे संस्मरण मैंने लिखे थे, वो भी अभी प्रेस में हो जाएगा जल्दी, जल्दी आएगा 1 आध महीने में, उम्मीद है। और एक मेरा यात्रा वृतांत है, बहुत सुंदर, देश-विदेश की, उसको मैं फाइनल टच दे रही हूँ। वो भी हो सकता है आ जाए, 2-4 महीने तो लग ही जाएँगे मिनिमम। इस बार नया ख़ास कुछ नहीं रहा, कुछ कविताएँ ज़रूर मैंने लिखी हैं, फिर कभी सुनाऊँगी, अभी आपको समय नहीं, नहीं है। कविताएँ तो कुछ सुनाइए ना, कविताएँ आपके हमने एक ही सुनी है, बहुत अच्छी मैं कविता थी। चाहती थी कुछ, नहीं, मैं चाहती थी कुछ अच्छी सी लेटेस्ट सुनाऊँ। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ ढूँढे, अगर मिलेगी यहाँ तो बताऊँगी, तो नहीं तो नहीं, आप वहीं आस-पास देख लीजिए, नहीं तो आप अपने लेटेस्ट संग्रह में दिखाना से जी, चाहिए। जी, जी। जी, जी, जी। तो टाइम चूँकि बहुत है, पर कविताएँ मैंने आपकी ये जो सुनाई, आपने बहुत सुंदर कविता है, तो मुझे लग रहा है कि आप कविताएँ भी लिखें और कविता संग्रह भी आपके आने चाहिए, आप नहीं प्रकाशित आएगा, होनी मेरी चाहिए। कुछ कविताएँ हैं, तो कुछ जनरल भी हैं, ज़रूरी नहीं सभी विस्थापन पर हैं, कुछ नहीं, हैं नहीं, ज़रूर बुढ़ापे अब पर हैं, जी, 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 बच्चियों पर लेखन में तो हैं। विविधता होनी चाहिए, एक ही विषय पर अगर आप लिखते विविधता, रहेंगे तो फिर विविधता है। बात सही है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा, एक तो है ये, एक तो कि खैर आप इसको हिसाब से जोड़ सकते हैं। ये अकुल ही जन्मेंगे हमारे बच्चे। क्या बात है। देखिए, आपने जो खो गया वो तो खो दिया है आपने, अब कितना आपका करें दूसरी बात है। क्यों कुरेदते हो बार बार उस मिट्टी की परत जो दबी है नासूर की शक्ल में मेरे भीतरी तहखाने में। वाह 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 और वाह, है, बहुत बढ़िया। फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। क्यों कुरेदते हो बार बार उस मिट्टी की परत जो दबी है नासूर की शक्ल में मेरे भीतरी तहखाने में। वाह वाह। जख्म पर खुरंड बनने दो। भूलना भूलना होगा अपना पता कहते हैं सभी। अपनी हम्म। प्यास मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। कितनी भी कितना भी विस्मृति के पुरोधा है हमारा समय। हम कहते हैं भूल वाह जाते वाह हैं वाह, बहुत, क्या कुछ बात है, चीजें क्या नहीं बात है। भूल। बहुत सुंदर, बहुत इधर सुंदर। भूकंप इधर भूकंप उधर जल प्लावन गठरी मुठरी सिर कांधे धरे। इसमें काफी आता, कोरोना का भी थोड़ा टच है। इधर भूकंप उधर जल प्लावन इधर गठरी मुठरी सिर कांधे धरे। कहाँ बसेरा करेंगे यायावर। जहाँ छत वहीं नींदों में बनेंगे महल। सपने मरते नहीं हैं आखिरी सांस तक। तो लंबा चौड़ा बीच में काटती हूँ। अकुल ही जन्मेंगे हमारे बच्चे धरती के किसी टुकड़े पर। धरती के किसी टुकड़े पर, कहीं इनविट्रो कहीं सरोगेट माँ की कोख से। कोई भी हवा हम्म। सुखाएगी जन्मनाल। गाड़ी जाएगी दलदल या पठारों में नए जन्म की चीख के साथ। खत्म होगी 9 महीने की गर्भ सुरक्षा। आगे दुनिया का तौक नई शक्ल वाह। में लटकेगा में। देखेंगी नई आंखें धरा गगन के गिरगिटी रंग। बिजलियों कलिश्निकों के आईनों में फर्क करना मुश्किल होगा। रक्त बहुत और बढ़िया। रक्त स्राव में फर्क करना मुश्किल होगा। रक्त और रक्त स्राव में कैसा होगा रिश्तों का रंग। अरे वाह, ये क्या थोड़ा बात है। दुख बहुत। में तकलीफ में लिखी हुई है। कुछ बड़ी नहीं सुंदर सी नहीं, भी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ से क्या है। इसमें बहुत 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 लिखी है बढ़िया, कविता। बहुत अच्छे। एक चाहती थी बहुत, मैंने यहाँ सुनाई थी आपके भोपाल में विश्व रंग हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, उसमें सुनाई थी। तो खास कर लीलाधर मंडलोई ने मुझे बधाई दी। मैंने कहा भाई मैं तो गद्य लिखता हूँ। वो कहते नहीं, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अच्छा, वो है, चाहती थी, हो सकता कभी मौका मिले, पर अभी चाहती थी नहीं, थोड़ा मैं और कोई कविता सुना। सुनाइए। आपके पास तो भंडार है, कविताएं तो बहुत अच्छी है। अब आप इनको तुरंत प्रकाशित नहीं, करवाइए। नहीं, जी जी कुछ जी। तो काफी तो है भी, काफी तो नहीं। खैर लेटेस्ट मुझे नहीं मिली। मैंने बच्ची पर एक लिखी है, मेरी जब पोती हुई था उस पर ना लिखी। मिली तो आप और कोई सुनाइए ना इसमें से, क्योंकि कविताएं हम आपसे ही अलग अलग सुनना अलग रंग से सुनना। मिली। जी जी अच्छा, जी। मैंने नैनी जब मेरी पोती हुई ना तब मैंने सुनाई। पर उसकी दूसरी बेटी हुई, बेटी को कहता तुमने इस पर नहीं लिखी। मैंने कहा उस पर भी लिखी। छोड़ो। अच्छा नन्ही अच्छा। बिटिया तेरा सा वो को अपने आई, मैंने लिखना नहीं चाह, अपने आप जैसे कुछ चीजें आती ना अपने आप आती। नन्ही बिटिया तेरा स्वागत मेरी शिराओं में छलक रहा है दुआओं का प्रपात। ओस धुली पंखुड़ी हो कि कमलनाल पूर्वाज भी हिचकती है तुझे छूने से। जब नन्ही बच्ची है ना प्यारी सी, तुम्हारी पलकों में बंद है अभी आसमान में पंख तौलती परियां। क्या फूल बात है, तितलियां बहुत। फूल तितलियां और उछल कूद करके खुश दिल बौने। धीमी से खोलना पलकें बिटिया, हम देखेंगे उनमें तुम्हारे सपने और अपनी उम्मीदों के अक्स। तुमने कदम रखा है डरी हुई हवाओं में। गर्भगृह का निरापद हिंडोला नहीं है दुनिया। कहीं कहीं नहीं है गारंटी सुरक्षा की। बचा लेती है हमें अपनों की दुआएं और प्रेम। खोलना वाह वाह। आंखें धीरे से खोलना आंखें धीरे से देख लेना आसमान और धरती के रंग। बहुत पेचीदगियां हैं यहाँ। नई कई नामों वाली बीहड़ भूल भुलैया इस दुनिया के बाजार में। ढूंढना होता है हमें खुद ही अपना अपना नाम, अपने होने का अर्थ। खोजना होता है चेहरों के कोलाज में अपना चेहरा। वाह साध लो वाह अप, वाह वाह। साध लो अपनी नन्ही सांसें। साधनी है तुम्हें अपनी मासूम नजर। तमाशाए दुनिया देखने के लिए। अब तुम्हारे साथ रहें हमारी दुआएं। बचे रहें तुम्हारी आंखों में इंद्रधनुषी रंग। मेरी बच्ची
फूलों की महक और तितलियों की उड़ारियां भरा रहे तुम्हें, वो पारस प्रेम जो भी तुझे छुए भी बन जाए तुम्हारा ही प्रतिरूप। ये बच्ची को दुआ वाह है वाह ये। वाह, क्या बात है। तो उसमें लिखी चंद्रकांता है, जी लगता है चलता है ये नहीं सब। नहीं, जितनी जितनी सहजता और सरलता के साथ आप बात करती मैं हैं, तरह तरह हालांकि मेरी सुनिए, घुटन नहीं हालांकि होती। उसमें गंभीरता तो बहुत होती है, लेकिन जितनी सहजता और सरलता के साथ आप बात करती हैं, वैसे ही सहजता और सरलता के साथ आपका साहित्य भी है, लेखन भी है। और वो मीठी गोली की तरह बिल्कुल अंदर जो उसके अंदर जो वो बहुत गंभीरता और उसमें जो वो बात होती है, वो तो बिल्कुल सामने आ जाती है। तो अभी क्या इस समय वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रही है आपकी लेखन की? अब तो योजनाएं थोड़ा अभी सा तो यात्रा रद्द करूंगी पूरा। उसके बाद मेरा कहानी संग्रह और 5-6 कहानियां हैं लिखी हुई। चाहती हूँ 2,000 कहानियां लिखूं। जरा थोड़ा अब जब समय जैसा है उसके देखना ही पड़ेगा कैसा क्या लिखेंगे। पर तो मैं कैसे इतनी कहानी 200 कहानियां लिख चुकी हूँ। 200 नहीं, का मुझे कहानियां तो लगता है आप मैंने कोई विषय छोड़ा ही नहीं। ऐसा बार बार वो हो जाता ना, डिस्टर्बेशन भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा बीच में ब्रेक देना मुझे ठीक लगा। लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो। जी जी जी। तो जब तक थोड़ा सरस्वती की कृपा है तब तक। आपको तो बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें आपका व्यास सम्मान भी शामिल है। देखिए, पुरस्कार किसको ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक प्रोत्साहन के भी रूप में होता है, और एक मान्यता के रूप में भी उसको हम ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एक साहित्यकार के लिए पुरस्कार कितना महत्व रखता है? आजकल ऐसे बहुत पुरस्कार हो गए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो खैर पुरस्कार तो मुझे भी मिले हैं। पर मुझे जब व्यास सम्मान मिला तब मैं हैदराबाद से यहाँ आई थी दिल्ली में। मुझे कोई जानता नहीं था ज्यादा, मतलब रचनाओं के माध्यम से जानते थे पर वैसे नहीं जानते थे। तो मुझे मिला, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास सम्मान अब तो खैर और भी आ गए, पर बड़ा सम्मान में माना जाता है। वैसे मुझे प्रेसिडेंट का सुब्रमण्य भारती सम्मान दे मिलता है, वो मिला भी है। मिला आपको, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भी मिला हाँ, है, मैं देख रहा था। कई पुरस्कार और आपको ये मिले अभी हैं। वो तो जी खैर जी। है, वो तो सबको मिलते हैं। जो लिखता है, जो कलम घिसता है, 60 साल से कलम घिसेगा कुछ तो करेगा। और अभी मुझे रिसेंटली हरियाणा साहित्य अकेडमी का सूरदास हाँ साहित्य जी साथ जी में जी जी जी, 24 पिछले तारीख दिनों को वो मुझे जाना है वहाँ। 24 तारीख को है उसका। खैर पुरस्कारों से एक बात जरूर है मुझे, ठीक है। जो देखिए, भीष्म सैनिक की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे लेखक किसी से क्या लेता है, वो तो देता ही है। नींद हराम करता अपनी, पूरा चैन हराम करता है। अगर जो लेखन पर जीता नहीं है आदमी, हो सकता है आगे जीते, कहते उनका बहुत ज्यादा था। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता। नौकरियां करते लोग लिखते हैं, ऐसे नहीं जी सकता आदमी। तो वो कहते थे क्या मिलता है लेखक को। ठीक है, अगर पुरस्कार मिला वो तो ठीक बात है। अब कहेंगे वो ठीक है, उसे उसकी जिंदगी नहीं चलेगी, उसे भवन नहीं बनाएगा। पर उसको लगता है कि लोग उन्हें जाने। उनसे जैसे धर्मवीर बात ने कहा था शायद, नहीं किसने कहा था आज, नहीं नहीं शायद किसी फॉरेन राइटर ने, दिमाग याद नहीं। उसने कहा था इससे मुझे ये लग रहा है कि मुझे लिखना आता है। अब मुझे लगता है शायद मुझे लिखना आता है, तब तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं थी मैं लिखना जानता हूँ कि नहीं। खैर वो इसमें कोई शक नहीं, कथा सतीसर का बहुत उस वक्त आया। 2001 में लिखा, 2005 में उसको पुरस्कार मिला। इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद ये कश्मीर पर उस तरह का उपन्यास पहली बार लिखा गया। अब तो विस्थापन तो काफी लिखा गया, अब तो काफी लिखे हैं। जिसने जैसा ठीक समझा उसने लिखा। कुछ तो मेरे एक पढ़ना चाहिए, पर शायद वो ज्यादा आत्म प्रशंसा लगेगी। एक है, एक शोध किया उन्होंने, आजकल वो पढ़ाते हैं मनुस्मृति में, लेक्चरर हैं। बहुत अच्छा शोध किया उन्हें, वो देखना चाहिए। वैसे शोध ज्यादा देखिए हिंदी तरभाषी जो करते हैं, उनमें बहुत लगन तो होती है, मेहनत भी करते हैं, पर थोड़ा भाषा का थोड़ा रहता है उसमें। पर उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। मैं केरल में कई लोग वो शोध कर चुके हैं, कर्नाटक में शोध हुए, महाराष्ट्र में बहुत शोध हुए हैं। बाकी हिंदी जगत में तो हुए ही, बंगाल में हुए, और यूपी में तो कई हुए हैं, राजस्थान में, वो तो खैर हिंदी प्रदेश है। तो एक है, उनका नाम है आशीष पांडे। एक अशोक कुमार पांडे, वो आजकल बहुत लिखते हैं, इतिहास विकास काफी लिखते हैं, प्रचार भी बहुत ट्विटर पर उसका देखेंगे आप। वो अलग चीज है। पर जो अनुभव की चीज है, जो भुक्तभोगियों की तकलीफ है, और जिसको दूसरों ने भुक्तभोगियों की तरह महसूस किया है, वो बहुत अच्छी चीज है। जरूरी नहीं, अगर मैंने बलात्कार के बारे में बात लिखी, आवाज कहानी में लोग कहते हैं ये कैसे
जिसका बलात्कार हुआ वही लिख सकता है, क्योंकि लेखक वहाँ जा सकता है, उसमें इतनी तादात्म्य क्षमता होती है, वो परकाया प्रवेश कर सकता है अगर वो करना चाहे। नहीं तो आपने कश्मीर की बात लिखी, कोई आपको पता ही नहीं कश्मीरियत क्या है, आपको पता ही नहीं क्या कैसा जीवन है, लोक संस्कृति नहीं मालूम। आपको पता होना चाहिए वो क्या है, किस हाल में वो जीते हैं, कौन किस किस माहौल में जीते हैं, या उसके अलावा भी उनको हम कहते, मैं तो कहती हूँ लाल देहरादून ऋषि से हमें मिला है, हमारी जो विरासतें हैं वो ऋषि सूफियों से मिला है हमें, कुछ तो है बाकी। तभी तो आज भी मैं महजू को याद करती हूँ, क्यों करूंगी नहीं तो। आज भी महजू पर इस कथा सदी में एक पूरा एक परिच्छेद है उस पर, क्यों मुझे याद आता है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म होता है, कुछ तो रहता है मनुष्य में। बहरहाल तो उम्मीद तो है, मुझे उम्मीद तो, पर मैं ये भी मानती हूँ कि कठिन समय बड़ा कठिन है सबके लिए, पर हम लोग अपनी कोशिशें करते हैं। ये भी नहीं कि हम अब दूर करके अब दिखाए नजारे। मेरी एक दो थोड़ी सी जिज्ञासाएं ये है कि अब आप इतनी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपका इतना बहुत बड़ा विस्तृत अनुभव है, इतने वर्षों से आप लिख रही हैं, इतना साहित्य आपने हिंदी जगत को दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो भी आप कश्मीर जैसे वहाँ से स्थान से आकर फिर आपने इसमें अपना इतना बड़ा योगदान दिया है हिंदी साहित्य को, उसका उसको तो बहुत उसका सम्मान होना चाहिए। तो आपको आपको आपका मैं अनुभव आपको क्या ये भी बता रहा है? कहना चाहती हूँ, मैं ये भी जी कहना जी जी। चाहती हूँ, मैंने कश्मीर पर ही नहीं लिखा है, अपने अपने कोणार्क इसका भी बहुत बहुत शौक वही है। वही ये मैं इसके उड़ीसा बारे में उड़ीसा के मैं वही बात करना चाह रहा था कि ये प्रेरणा कैसे मिली आपको इसमें, क्योंकि इस पर भी मैं अभी आना चाह रहा था। जी जी। मुझे लगा आपका समय हो गया, that's why। नहीं नहीं, कोई चलिए, बात नहीं, 5-7 मिनट और बात कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत इतने रोचक और सारगर्भित मोड पर आ गई है आपसे। मैं मुझे तो हमें तो बहुत सीखना है चंद्रकांता जी। अरे आपने क्या सीखना है। आपने जिस जिस अनुभव के साथ और जितने जिस और सबसे बड़ी बात जो आप में मुझे लगी कि बहुत सहजता और सरलता के साथ इतना आप अपनी बात को बिल्कुल। सामने रख लेती है, जो बिल्कुल एक मतलब जिसमें बहुत बड़ी सार्थकता और गंभीरता होती है। अरे, ये जो ये कोणार्क पर जो है, इसमें कैसे प्रेरणा मिली आपको? आप तो जब मैं आपको शायद मैंने कहा कि हम कई प्रदेशों में रहे हैं, हैदराबाद में 13 साल आधी हम्म। जिंदगी, और भुवनेश्वर में मैं रही हूँ 6 साल। तो वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का भी थोड़ा, उनका भी अपना जो लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, वो भी थोड़ी सी अलग है, हमसे काफ़ी मिलती है। वे बहुत कथा वार्ता, कभी भी 4 जने बैठेंगे, कहानियाँ, इसकी कहानियाँ। कोणार्क पर मैंने इसलिए भी लिखा, कोणार्क मंदिर नहीं है, कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर बोलते हैं उसका, वो प्रेम का मंदिर है, वहाँ पूजा नहीं होती, जी जी पूजा नहीं। जी। वहाँ पर आप जहाँ, अगर आप गए होंगे वहाँ, जो काफ़ी लोग गए होंगे, तो वहाँ पर मिथुन मूर्तियाँ हैं मंदिर में, पुरी में। मैं हैरान हूँ, पुरी तो बहुत बड़ा माना जाता है, आप तो जानते हैं। तो इसके बहुत कई जी जी। कारण है कि इसकी क्या कारण है, कोई हिस्ट्री है, वहाँ का समय क्या है, वो मैंने कब लिखा है, इसमें विस्तार से लिखा है, इसका भी काफी स्वागत हुआ। बल्कि जब मैंने लिखा, श्रीलाल शुक्ल को मैं तब तक जानती नहीं थी कि 90s में लिखा गया, हाँ शायद 90s में लिखा गया। तो वो मुझे मैं मिली, यहाँ के दिल्ली आई थी, वो राजेंद्र यादव का कुछ उत्सव था, हंस का, तो मैं भी थी, वो आए, वो बोले तुम चंद्रमाता हो, मैंने कहा जी। तुम उड़ीसा की हो? मैंने कहा नहीं। तुमने अपने अपने कोणार्क लिखा है ना, ऐसे जोर से बोले। मैंने कहा हाँ, मैंने अच्छा, उनको गलती लगा से होगा लिखा, आप उड़ीसा की है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें लगता है जैसे उड़ीसा की लड़की है। क्योंकि मैंने 2 साल तो मैंने इसमें भी रिसर्च किया, मुझे लगा जब तक मैं उसको पूरा नहीं जानूं, उसका इतिहास, उनका साहित्य मैंने काफी पढ़ा है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, रिच है उनका भी, उनकी कौन कौन से नहीं हुए वो सब इसमें दर्ज है। तो मुझे लगा आप किसी जगह को जाने, किसी व्यक्ति के ऊपर लिखें, आपको जानना चाहिए वो, उसकी भूमि क्या है, उसकी ज़मीन क्या है, उसका सोच क्या है। वो बहुत, एक वो पड़ोस में थी हमारी, एक लड़की थी, बड़ी उम्र की थी, उसकी शादी वादी नहीं हो रही थी, बड़ा परिवार था उसका, तो बेस तो उस पर है, कुनी नाम था उसका, बोलते थे कुनी, कुनी का जो भी था। तो वो केंद्र में है, पर काफ़ी कुछ तो आप जानते होता है, कल्पना भी होती है, सब कुछ यथार्थ ही नहीं होता। फिर यथार्थ को किस दृष्टि से आप देखते हैं। वो थी, वो एक लड़की, उसके बहुत कहते थे, भाई बहन भी थे, 4 बहनें थी छोटी, भाई थे। अब वो शादी नहीं करती तो बहनें कैसे करें, भाई कैसे करें। वो पुराने जमाने की तरह एक सोच है जरा उनका, थोड़ा तब था। अब तो खैर सब जगह तब्दीलियां आ गई हैं, सोच भी बदल गया है। तो वो किसी शादी करो से वो तो नहीं करती थी, उसकी भी एक थोड़ा सा घटना वो लिखा है इसमें। बेसिकली प्रेम कहानी है, पर परिवार भी है इसमें,
पूरा जैसा वो है, जो जैसा होता है ना, क्या कहूँ, पर आप इसको उड़ीसा को जान जाएंगे ये पढ़कर ठीक से। क्या बात है। अच्छा, अब देखिए, आपने इतनी मेहनत से इतनी पुस्तकें लिखी हैं, बड़े-बड़े उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह है। ये तो केवल खैर आपके साथ नहीं है, हर एक साहित्यकार के साथ है। लेकिन देखिए देखिए देखिए, मैं क्या मुद्दा उठाना सरस्वती की चाहता हूँ थोड़ी कि थोड़ी बहुत। क्या आपको लग नहीं रहा है कि अब पाठकों की कमी हो रही है? पाठक उस तरह से साहित्य मतलब जैसे पहले मतलब पुस्तक की जो भूख रहती थी ना कि पुस्तक हमारे हाथ में आ जाए, कब उनकी पुस्तक आएगी, कब उनका उपन्यास आएगा, इस साहित्यकार का, इस कहानीकार का, उपन्यासकार का। लेकिन अब वो बात अब तो चूँकि सब कुछ सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से उपलब्ध हो रहा है, एकदम आपके समक्ष आता है, तो पुस्तकों का प्रकाशित होना, फिर उनका सर्कुलेशन होना, फिर पाठकों तक पहुँचना। तो इस बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, आपके अनुभव के पहले तो आधार मुझे, पर। हाँ, पहले मुझे एक याद आएगा, आपने फेसबुक मुझे याद दिलाई ना, ये सब इंटरनेट वगैरह याद दिलाया। तो ये खैर मैं दोष तो नहीं देती, इंटरनेट के माध्यम से ही हम मैं आपको देख सकती हूँ यहाँ खूबियाँ भी बहुत है। मुझे इस नहीं, पर पहले एक तो हम ऐड आया था, आपने देखा होगा। आकाशवाणी में 3 35 35 साल पहले मिल चुके हैं, मुझे बिल्कुल। याद आ रहा है। आप हाँ तो बहुत बिल्कुल, आती। आकाशवाणी में कई प्रोग्राम हुए हैं, कई सीरियल बने हैं, जी, रेडियो सीरियल जी, बने हैं, कथा जी, सती जी, सर जी, पर बना है, जी, और जी, जी, ऐलान गली। तो खैर, तो उस पर एक मैंने ऐड देखा एक बार, अलमारी है, किताबों की अलमारी है, वो बड़ी चुपचाप बैठी है, चुपचाप दरवाजे बंद करके। तो कोई उसको हम्म, पूछता है, अरे किसने आत्महत्या की? वो कहते, तुमने आत्महत्या क्यों की? कौन है वजह जिसके कारण तुमने आत्महत्या की? वो दिखाते मोबाइल इसकी वजह से मैंने अच्छा, अच्छा, आत्महत्या की। इतना प्रचार हो गया मोबाइल पर या इंटरनेट पर, जो भी बोले, तो ज्यादातर लोग उस पर जाते हैं। और मैं ये नहीं कहती, देखिए उसकी अपनी खूबियां हैं, बहुत ज्यादा खूबियां, पर यहाँ पर मुझे याद आते हैं, नाम नहीं याद आता मुझे क्या है उनका, अमेरिकन राइटर है। वो कहते हैं, देखिए इंटरनेट आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ जोड़ता है, जो आप सपने में नहीं सोच सकते मैं आपको देखूंगी इस तरह, क्या कर नहीं कर सकते, पर आपको वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी नहीं बना सकता। उसके लिए वो कहता है, सेव योर ऑलिव ट्री। आपकी जो परंपरा से जो आपको मिला है, जो विरासत में मिला है, आपका लोक क्या बात जीवन, है। लोक संस्कृति, उसको बचाइए, निजता। देखिए आप जानते हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसमें एक कुकी कटर कल्चर बोलते हैं उसको। सभी लोग पिज्जा खाएंगे, वो खाएंगे, बर्गर खाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका में आपको डोसा वोसा सब कुछ मिलता है, यहाँ भी पिज्जा बर्गर, ठीक है, एक ही तरह की। यहाँ निजता नहीं है। एक एक ऐसा संसार है जिसमें जैसे कुकीज बनती है सभी एक जैसी। वो कहते हैं, से मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये हमेशा याद करती हूँ। आपकी निजता, मैं नहीं कहती निजता का मतलब नहीं होता कि आप दुनिया से कटें, पर आपकी अपनी विशेषता भी कुछ होनी चाहिए। वो विशेषता हमसे छिन गई, वो धरती हमसे छिन गई। मैंने यहाँ भी घर बनाया, मैं रहती हूँ, तकलीफ नहीं है, क्योंकि नौकरी बाहर थी तो इसलिए हमें झुग्गियों में नहीं रहना पड़ा। बाकी खोया तो हमने भी, हमने मतलब पहले डाउनटाउन में रहते थे, करण में हमने इतना सुंदर बंगला बनाया था, सोचा था आएंगे लौट के, तो पर हुआ नहीं। ठीक है, सबका छिन गया, हमारा भी, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है व्यक्तिगत रूप से। पर आपका जमीन, आपका नाम छिन गया, आपको पहचानना नहीं है कोई वहां पर। पुराने लोग जो हैं, वो तो फिर भी, मैं कुछ साल पहले, 4 5 साल पहले गई थी, एक कुछ था वहां पर सेमिनार, लाल देव वगैरह पर, तो उन्होंने हमें याद किया था। मैं गई तो वहां पर एक होटल में रुके थे, घर तो है नहीं वहां पर अब। तो मैं झील डल के किनारे बैठी थी, सामने वो चार चिनारे आप देखते हैं ना, वो सब क्या महल क्या बोलते हैं उसको, नेहरू पार्क बोलते हैं ना। तो जी, मैं जी, खड़ी जी, थी, मैंने वहां नावें वगैरह रहती, तो मैंने एक लड़के से, युवा लड़का, उससे पूछा, भाई मैं नेहरू पार्क पे जाना चाहती हूँ, कितना लोगे? पहले तो उसने, मैंने हिंदी में कहा, कितने पैसे लोगे? 500 रुपया। मैंने कहा यहाँ से हम्म, यहाँ तक 500 रुपया? हाँ हम्म, जी वही रेट है। मैंने कहा नहीं। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो वो एक बूढ़ा सा मल्ला था। मैंने उसे कहा, क्या सर कोता, कश्मीरी में मैंने बोला कोता। अरे चाचा पने बेनी, अरे एकदम से उसका मुझे इतना अच्छा लगा। अरे उसने अपना हाथ पकड़ के मुझे लिया। मैंने कहा, भाई बाबा ऐसा तो नहीं मतलब करना आप कोई। तो अपनी हाथ पकड़ बहन के हो, कहा, आप आ जाओ, बैठो। हाँ, हाथ पकड़ के मुझे ले। मैंने कहा, पहले बताओ रेट क्या है? उसकी ख्वाहिश कर रही थी वाह। अरे हाथ पकड़ थे, वो 2 जने थे ना बाहर, जो लड़के वही हुआ थे, उन्होंने क्या, उन्होंने यही देखा आतंक इसने 2 4 लफ्ज क्या कश्मीरी सीखे हैं, वो बिछ गया ऐसे उसने कहा। मैंने कहा, भैया ठेठ कश्मीरी हूँ, अब क्या कहूँ। हाथ पकड़ के उसने मुझे अपने शिकारे में बिठाया।
तो मेरी यहाँ बोलते तुमने क्यों? मैंने कहा मुझे लगा इसका आत्मीय भाव था उसमें, और फिर अपनी बातें कर, उसकी भी अपनी दुख दे रही थी, उसका अपना चलिए लड़का था शायद, वो गया होगा इसमें। लालच तो काफी लोगों को आता है ना। वो कहता था मुझे लोग ढूंढते हैं, मुझे, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं, हमें क्या चाहिए, वक्त का भात चाहिए, गरीब आदमी को क्या इनसे काम। पर वो भी है, ये भी है, नहीं सब कुछ है। तो उस दिन मुझे चलिए, बड़ा अच्छा बहुत लगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत इसका अच्छी मतलब बातचीत। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं समय, समय देखिए सब लगेगा। देखिए 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 आप तो बहुत अनुभवी हैं, मैं क्या बताऊं आपके सामने। सब कुछ खत्म नहीं होता है, नहीं और होता, जो नहीं। कुछ हमें लगता है कि ये खत्म हो रहा है, है वो तो एक अस्थायी रूप से होता है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं फिर से नहीं, पुनः जिसको कहते हैं प्रारंभ होता है, फिर से पुनः इसी उम्मीद उसको से तो हम हम जीते, इसी उम्मीद से। इसी उम्मीद में हम जीते हैं, और जीवन की यात्रा ऐसी चलती रहती है। कितने दुख आए, कितनी तकलीफें आए, कितने संकट आए, लेकिन इस रात की भी नई सुबह होती है, उसमें कोई और संदेह सुबह नहीं। को सवेरा। तो चंद्रकांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे इतना सहज, मैं पुनः कहूंगा, मुझे आज बहुत आनंद आया कि इतनी चलिए, सहजता और सरलता के साथ आप बात करती हैं। हालांकि मैंने फिर आपसे निवेदन किया था कि आज से 30-35 साल पहले आकाशवाणी में मेरी हम्म। आपसे कई बार मुलाकात हुई थी, आप तो काफी साल लेकिन रहे आकाशवाणी में, आए ना, मुझे बहुत याद ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसके बाद अब आज आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपसे में बातचीत हो रही है। तो अच्छा, जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? है। जरूर जरूर जरूर। जी, जी, उनके मैं कह लिए, रहा हूँ कि उनका तो बहुत बहुत हाँ, आभार। अपना समय निकाल के अगर वो मेरी इसके बैठे मेरी बातें सुनने, जो बिल्कुल अनौपचारिक है, औपचारिकता में मेरा विश्वास भी नहीं है। अच्छा लगा वो आए। आपको और बहुत बहुत जो कमेंट्स आपके कार्यक्रम में आए हैं, अगर बाद में आपको समय मिलेगा आप देख जरूर जरूर लीजिएगा, जरूर और उनको देखूंगी। उनको आप करेंगे। अच्छा, मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि अभी 11 तारीख को, 11 फरवरी को, यानी शुक्रवार को सायं 7 बजे गीत संगीत के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उज्जैन से जुड़ेंगे हमारे बहुत अच्छे संगीतकार हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जो बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गीतकार हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे। उस दिन मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि उस दिन जरूर हमारा वो गीत संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए, देखने के लिए अवश्य आए, हमारे साथ जरूर। जुड़े। तो मैं चंद्रकांता जी आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत, आपने मौका दिया मुझे आपसे बात करने का। आप लोगों से बिल्कुल अच्छा लगा, जो नहीं भी नहीं, आए हैं उनका ये बहुत बहुत मैंने आपको मौका नहीं दिया चंद्रकांता जी, जो ठीक है, आपने ठीक है। समय निकाला, हमने मिलवा। बहुत ही आप आ गए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपका। करता हूँ। नमस्कार जी। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार श्रीमती चंद्रकांता। अब इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हमें संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।